नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो उसमें आप कह रहे हो 6-6 महीने रहते हैं। 10-11 नेवीज ही हैं वर्ल्ड में जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये भी नहीं मालूम होता। वी डोंट टेक अ बाथ एंड वी डोंट शेव, बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है। दिस इज वेरी डेंजरस वेपन आई वुड से। 45 दिन बिना नहाए और बिना शेव करे, टॉवल को लेके वो कर लिया और बाकी डिओ लगा लिया बस। Interesting. एंड एवरीवन स्मेल्स इक्वली बैड, सो यू डोंट कम टू नो एक्चुअली। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी नहीं है, बिकॉज मुझे इस डोमेन की बहुत कम नॉलेज थी। सो इंडियन नेवी कैसे काम करती है, एयरक्राफ्ट कैरियर में कैसे ऑपरेशनल होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जहाँ से फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं ओशियन में, एंड सबमरीन उस पर क्या लाइफ होती है, आप 45 डेज 50 डेज पानी के अंदर रहते हो। सो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आई एम श्योर आपको भी बहुत चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। मेरे को बहुत बेसिक लेवल की इसमें नॉलेज थी, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे। आपको भी क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर बताना, आई विल ट्राई टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। दे बोथ सर्व्ड इन इंडियन नेवी, दोनों की फैमिलीज हैं, दोनों की फैमिलीज कनाडा मूव हो चुकी हैं, सेटल्ड हैं। बट दिस पॉडकास्ट इज अबाउट इंडियन नेवी। आई एम श्योर यू विल लव इट। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रशांत सर, विनीत सर। बहुत आपकी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस सुनने अभी, बट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड से, कि आपने एजुकेशन कहाँ से करी, किस सिटी से करी, और फिर कैसे सोचा कि इंडियन नेवी में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जब आपने स्कूल फिनिश करा, सो आपसे स्टार्ट करते हैं। फिर कैसे थे आप पहले बात तो स्टडी में? स्टडीज में मैं ठीक था, सो आई वाज लाइक अबव एवरेज आई से। ओके तो 80% के ऊपर मार्क्स आ ही जाते थे। ओके सो अब पहले क्या होता था उस ज़माने में, आप या तो इंजीनियर बन रहे थे या डॉक्टर बन रहे थे, तो हमारा वही ज़माना था। राइट। तो अब इंजीनियर बनना था हमें, एंड डॉक्टरी में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसमें ना आपको डायसेक्शन वगैरह करना पड़ता था। तो हमने कहा इंजीनियरिंग करेंगे। तो मेरा एक सीनियर था स्कूल में, सो उन्होंने कहीं पे ज्वाइन कर ली इंजीनियरिंग है। तो मेरे फादर के पास न्यूज़ आई, बोला उसने तो इंजीनियरिंग ज्वाइन करी है नेवी में, तुम भी कर लो। अच्छा, मैंने कहा चलो हम भी अप्लाई कर देते हैं। कोई फैमिली से नहीं था? फैमिली में मेरे फादर आर्मी में थे। अच्छा, तो फौजी थे। ओके, बट मैंने नेवी में ऑप्ट किया। ठीक है, और फिर मैंने एप्लीकेशन भर के भेजी, और फिर उसके बाद जो हुआ तो हुआ। ठीक है। तो मेरा कहानी ऐसे थी कि फ्रेंड ने कर रहा तो आपने कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। आपका कैसे था? सो एक ऐड आया था, ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। अच्छा, सो न्यूज़पेपर में? न्यूज़पेपर में था। Nice. वो हमारे कोर्स बुक जो है उसमें भी बना हुआ है। तो प्लस इंजीनियरिंग का भी था, 2 in 1। या फौज में भी है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में विद टोटल सरकारी खर्चा, हमने कहा यार इससे अच्छा बढ़िया चीज़ तो हो नहीं सकती। सरकारी खर्चा एज इन? इट्स टोटल बेसिकली zero fees, right? When you do engineering outside, here you are basically doing engineering, and of course you'll be commissioned in the Navy. So you'll be getting a permanent commission Navy में. So like either you're joining Forge through NDA or this thing. Here it was a new scheme that time. So उसमें आप engineering कर रहे हैं, you're getting a chance to do engineering, and then you're serving on board warship, which is there. So that was a very challenging तो thing. कुछ इंजीनियरिंग का कुछ फीस नहीं पे करनी? Zero. Instead, you're getting paid for it by the government. तो फिर सारे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे थे? So there was a ऐसे तो lot फ्री में अगर हो रहा है। So, so there was a lot of applications, almost 3 lakh applications, and selected was 70. को किस बेसिस पे था, क्या टेस्ट? So there was a shortlisting based on PCM, physics, chemistry, maths. The cutoff was around 80, 78, 79 or 80%, something like that. Okay. And हम लोग उसी कैटेगरी के हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा थोड़ा कम. And then there was a services selection board at यहाँ पे भी होते हैं, जैसे भोपाल में हुआ किसी का, बैंगलोर में हुआ. And then there's a merit list which is drawn, all India merit list, and then उसमें से 70 लोग were selected. ओके, दैट इज नाइस। मतलब इतने हजारों लोगों में से आप 70 में थे दोनों। Yeah. दैट इज गुड। तो फिर आप वहाँ पे मिले? Yes, that is the first time both of us met. पुणे? That was we first went for a basic training to Goa for a naval orientation training. That's the first time. उसमें क्या होता है 6 months की जो ट्रेनिंग होती है? So that's a basic military training which is Military there, training. specifically for the Navy.
So they'll teach you seamanship and everything which is there, navigation, all these things, which is a basic thing. And then we moved to the alma mater to Lonavala, where the engineering cradle of engineering bolte hain jo, for Navy ka. So we had gone there, and there we did 4 years engineering. And he's electrical, I'm engineering mechanical. So up to 8 semesters engineering hai. So 6th ke baad we get bifurcated into our branches. So he moved into electrical, I moved to mechanical. Okay. And that's how. तो ये हॉस्टल लाइफ थी आपकी 4 साल की? हॉस्टल तो इज अ वेरी lenient word actually. तो कैसे मिले कैसे थे आप दोनों? क्योंकि 25 साल से आप साथ हो, फ्रेंड्स हो. हाँ, तो मिले कैसे थे? तो आप जब हमारा सिलेक्शन वगैरह हो गया था, जैसे बता रहे थे कि सिलेक्शन 6 months गोवा में थे, तब नहीं मिले थे आप? नहीं, तभी मिले थे. तब तो मिलते क्या थे. हुआ, अब सब लोग आते हैं अपना, उस टाइम एक ट्रंक आप लेके आ सकते थे, जस्ट 1 ट्रंक. सूटकेसेस वगैरह होते थे, बट वो एक स्टील के ट्रंक आपने देखे होंगे, हाँ movies में जी, होते हैं. पुराने. तो आपको उसमें क्या क्या लेके आना है वो लिस्टिंग आती थी कि 3 वाइट टी शर्ट, 2 शॉर्ट्स, समथिंग you'll get that list. तो वो आप पैक करके ट्रंक लेके आप आ गए हो. तो अब आप ट्रेन सब हर जगह से आ रही है, दिल्ली से और बड़े बड़े सिटीज से साउथ से. तो हम लोग ट्रंक लेके जब पहुंचे वहाँ स्टेशन पे, तो दिख गया ये भी एक ट्रंक वाला है, या ये दिल्ली में साथ में चढ़े हैं. तो आई थिंक हम लोग ट्रेन में ही कहीं ट्रंक देख देख के ना मिल लिए कि हाँ ये भी जा रहा है गोवा, ये भी जा रहा है. So we met there, but then finally when we came to the academy, Naval Academy उस टाइम गोवा में होती थी, तो हम लोग सब आके अपना ट्रक में सामान लोड करके जब वहाँ पहुँचे डॉमेट्री में, which was a dormitory about 18-20 लोगों के बेड साथ में लगे हुए हैं, and you were sleeping there. सबको एक बेड अलॉट हो गया. That is where we met for the first time. Yeah. और वहाँ पे भी क्या हुआ कि सब ऐसे आके जैसे जैसे आ रहे हैं बैचेस में, वो बैठ रहे हैं, तो बोला कि आप ना अपना नाम लिख दो इस लिस्ट में. एक पेपर पास हुआ, जो पास में बैठे थे तो उसने 1 2 3 करके लिखा. तो मेरा से पीछे था नंबर, इनका भी पीछे की तरफ ही था. तो हम दोनों की ऑलमोस्ट 7-7 डॉमेट्री थी. ओके. सो इट वाज बाय चांस, बाय लक, व्हाट हैपेंड कि जहाँ पे आप बैठे थे आपने नंबर लिखा है, एक नंबर लिखा, और आज से उसके बेसिस पे कनेक्शन है लाइफ का 35 इयर्स तक. वो बस एक वो नॉमिनल रोल पे हमारे पर्सनल नंबर्स भी सीरियल वाइज हैं अकॉर्डिंगली. अच्छा. जो सबसे पहले आया था, जो सबसे लास्ट में, मोर और लेस in sequence, we are still in that same sequence which is there. So it's really मतलब रैंडम करवाया, बट वो परमानेंट हो गया. हाँ, वो परमानेंट हो गया और वो लाइफ लॉन्ग कनेक्शन हो गया उससे. अगर आप इनका और मेरा पास पास था तो हमारे बेड पास पास थे. अब किसी का दूर था, चाहे आपको फ्रेंड ही हो, चाहे पहले जानते हो, वो अब कहीं और चला गया, राइट? बट इट वाज सो 35 years. That is good. So कैसा था एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम आप फैमिली से दूर रहे थे, गोवा जब गए थे? और मुझे तो यही सोच के खुशी हो रही है कि गोवा था. गोवा में 6 महीने ट्रेनिंग हुई है. I wish it was like that, like you're saying. बट आपको टाइम नहीं मिलता, But we ट्रेनिंग couldn't go out of the academy. So, अच्छा. We couldn't go out of the academy. You had to clear a drill square test, DST बोलते हैं. अच्छा. And a swimming test. अच्छा. अगर आप ये दोनों चीजें नहीं क्लियर होगे तो आप लिबर्टी पे नहीं जा सकते. ओके. So अकेडमी से बाहर नहीं जा सकते? नहीं. तो क्या था कि इट्स अ मिलिट्री अकेडमी, राइट? तो अब आप मतलब वहाँ पे आए हो ट्रेनिंग करने के लिए, सो यू कैन नॉट गो आउट एनीवेयर, राइट? सो एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड कि सुबह आप 6 बजे उठोगे, आपको 20 मिनट मिलेंगे तैयार होने के लिए. 6:20 आप रिपोर्ट करोगे स्क्वायर में, जहाँ पे भी, वहाँ आपकी पीटी होगी. उसमें आप भागोगे, दौड़ोगे, जो भी करोगे, पुशअप करोगे, ये करोगे, वो करोगे. देन यू विल गेट 20 minutes टू गो बैक, हैव अ बाथ एंड गो नाउ फॉर सम परेड ट्रेनिंग. फिर 1 घंटे की परेड ट्रेनिंग होगी. फिर आप आओगे, अपना ब्रेकफास्ट करोगे, चेंज करोगे दूसरी ड्रेस में, ब्रेकफास्ट करोगे, फिर आपकी क्लासेस होंगी. तो वो पूरा सीक्वेंस्ड एक सिस्टम एवरी डे सेम एवरी डे सेम. एंड ऑन वीकेंड्स व्हाट विल हैपन इज, जो ये बता रहे थे कि ड्रिल स्क्वायर टेस्ट होता है एक, उसमें बेसिक ये है कि आपको परेड को कमांड करना है. सो दैट इज अ ट्रेनिंग व्हिच इज गिवन टू यू. सो यू हैव टू कमांड एंड गेट. तो आपके प्लाटून होता है, जैसे 30 लोग होगा, 40 लोग होगा. सो यू हैव टू कमांड. वो आपको बताएगा कि इस प्लाटून को यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ पे सैल्यूट करेंगे आप, और यहाँ पे वापस लेके आओगे इसको. और आपको बेसिकली विद योर पावर ऑफ कमांड चिल्ला के ग्राउंड में उसको आपको
मूव करना है. Yeah. If you are able to do it perfectly, अच्छा. then that is one tick. And second is that swimming. कि आपको स्विमिंग करनी है वो स्विमिंग पूल में. वो आई थिंक 50 मीटर का पूल होता था आई थिंक. Yes. So we had to do some few lengths of that. If you could do that, then you're entitled to go out, and that too only on Sundays. उसमें टाइम होता था कि अच्छा सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे और समथिंग. उसमें भी आपका रिग इंस्पेक्शन होता है. अगर आपकी रिग ठीक नहीं है तो लिबर्टी कैंसिल. रिग क्या? मतलब आपकी टाई, अच्छा. मफ्तीज व्हिच यू आर वेयरिंग, शर्ट, योर बूट्स अप, योर शूज आर आप पॉलिश्ड. ड्रेस में जाते हो बाहर? हाँ. So it's muftis, it's called. So basically in that you're representing the academy. Yeah. So everyone has to be properly dressed. Nice. Haircut of course is the trademark. Yeah. जो आपका haircut होता है, that everyone knows that a cadet is out from the academy. Yeah. So that way. And you're supposed to be conducting yourself also. Yeah. बट स्टिल मजा तो आता होगा संडे बाहर जा रहे हैं इतनी. That is the Goa which you saw in that state. So when you said Goa, I wanted to tell you it is not so simple. इट्स नॉट मतलब फन, उतना फन नहीं है कि संडे बाहर चले गए. और मेरे जैसे लोग जिनका जल्दी पास नहीं हो और DST टेस्ट है तो आप पास नहीं हो, आप क्या करोगे? तो क्या होता था, सुबह हम लोग संडे के दिन स्पेशल आपकी रन होती थी, क्रॉस कंट्री रन, जो कि 12-14 किलोमीटर की होती थी. ऐसे आप एकेडमी से बाहर निकलते थे उसमें. एकेडमी तो बहुत लाइक इट्स अ बिग प्लेस, फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स, सब कुछ अंदर ही हो रहा है राइट. आपका परेड और ये सब ट्रेनिंग आपका सब कुछ. बट उस केस में आप गेट के बाहर निकलते थे और आपने मतलब वो पहना हुआ शॉर्ट्स टी-शर्ट और आपको दौड़ के आना है राइट, 15-16 किलोमीटर्स. देन वी वुड रन, देन वी वुड सी सम ब्यूटी आउटसाइड. वो Otherwise inside is just ustad, drill instructor and PT parade, that's all. मतलब डिफिकल्ट है ट्रेनिंग. मतलब I would say you get institutionalized. डिसिप्लिन. Yeah, something Discipline like वहाँ that. से So आता that becomes like in your blood. मतलब वो आज तक है हमारे पास अगर आप बोलो, if you ask me that. हाँ, तो military training is always like difficult and so what happens is they want to get your mindset to one level. And the first thing which happens is like he was saying about the haircut. Everybody came right, बड़े बड़े बाल हैं, आप 12th से आए हो, जेम्स बॉन्ड हो, आप आए और उन्होंने मशीन चला दी भाई. लोग वहाँ पे रोना शुरू हो गए. हमारे कुछ कोर्समेट्स थे, वो रोना शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है. I'm sure they'll relate if they watch this. So everything is बराबर. बट उनको तो पता था कि बाल कटने हैं. नहीं मतलब जब होता है तो जब एक्चुअली कटता है तो उसकी फीलिंग कुछ और होती है. आंसू निकल आएंगे. हाँ. and no beard and mustache, no hair basically. और ऊपर भी आप एकदम almost छोटे छोटे बाल. इनके अभी तक शायद ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, थोड़े से कम. तो वहाँ पे आप फ्रेंड्स बन गए थे, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा वहाँ पे, कुछ तो फन होता होगा. कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए जो अभी तक आपको याद है. आपने फ्रेंड्स बोला, मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा. जो कोर्समेट होता है ना, ये ब्रदर से भी ज़्यादा मतलब ब्लड से बियॉन्ड रिलेशन होता है. और कोर्समेट कैसे, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं? हमारा पूरा कोर्स जो बैच है वो सारे सेम कोर्स के. राइट. हमारे से एक नीचे कोर्स था जो हमारे बाद आया, हमारे से एक ऊपर कोर्स था जो हमारे से पहले आया. राइट. सो दोज आर कोर्स सीनियर्स एंड कोर्स जूनियर्स. जो हम लोग हैं वो कोर्स मेट्स हैं. सो वी कॉल इट बैंड ऑफ ब्रदर्स, जो भाई से भी ज्यादा है, टू बी वेरी फ्रैंक. सो दैट्स हाउ द रिलेशनशिप गोज. यू कैन ऑलवेज कन्फाइड इन अ कोर्समेट. दैट गोज अक्रॉस नॉट जस्ट दिस, अक्रॉस ऑल आर्म्ड फोर्सेस देयर. सो इफ अ पर्सन ऑफ योर सेम बैच इज देयर, ही इज लाइक योर मोर देन योर ब्रदर टाइप. आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड एक्चुअली. तो जैसे किसी भी कोर्स में हम अभी अराउंड 60 ऑफ अस आर देयर, एनीबडी सेज कि अच्छा मेरे को ये चाहिए, तो 5 लोग आ जाएंगे उसको हेल्प करने उसी टाइम राइट. इतने सालों बाद मतलब इतने सालों बाद भी. एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड आल्सो, यू हैवंट बीन इन टच. बट मैंने आपको फोन किया या इनको फोन किया कि यार मेरे को कुछ चाहिए, व्हाटएवर. ये तो मैंने नोटिस किया. जैसे आपका भी नेवल का कनाडा में ग्रुप है, जो भी आता है आपको पता होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ऐसी आर्मी का भी है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जॉब के लिए, घर के लिए, व्हाटएवर, कोई भी हेल्प चाहिए होती है. तो ये आई कैन बिलीव लाइफ सेवर एक्चुअली. हाँ. सो वो एक है कि ट्रस्ट है कि हेल्प करेगा ही वो बंदा. एक मतलब जैसे आपने बोला कि फ्रेंड से बढ़ के है. सो इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बताई आपने. अपनी कोई शरारत नहीं बताओ, किसी और की बता दो.
So coming to this point again, कोस्टमेट वाली बात, एक मैंने एक एनेक्डोट कहीं पढ़ा था, I'll just not take much of time. एक बैटल में एक सोल्जर इंजर्ड था और वो फ्रंट पे था, तो वो बोलता है कि मेरा फ्रेंड आगे, मेरा कोस्टमेट इंजर्ड है, बोलता है उसको तो गोली लग चुकी है, वो तो जिंदा नहीं होएगा भाई, बोलता मैं फिर भी देख के आ जाता हूँ, बोलता नहीं उसको गोली लग चुकी, देयर इज नो पॉइंट गोइंग वेस्टिंग योर टाइम। तो वो जाता है, वापस आता है तो उसकी डेड बॉडी लेके आता है, बोलता आई टोल्ड यू ना ही वाज डेड, बोलता नो बट ही वाज अलाइव व्हेन ही वाज देयर एंड ही सेड आई न्यू यू वुड कम। सो इट्स लाइक दैट, समथिंग कुछ ऐसा सीन हमने शायद बॉर्डर मूवी में भी था, सो दैट्स गुड। या तो कहानी मैं सुना। हाँ, ऑन द लाइटर साइड ऑल्सो, जो सबसे ज्यादा फ्रेंड भी होता है, सबसे ज्यादा वो भी खींचते हैं आपके। और फन क्या है वहाँ पे? Exactly. यही फन है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कंबल परेड कर रहे हैं। एक्चुअली वही होता है, यू नो, इन द सीरियसनेस ऑफ लाइफ, व्हेन अ कोस्टमेट मीट्स, यू गो बैक 20 years or 30 years back, and then you laugh on that. That's what कोस्टमेट्स are all about, actually. तो मैं किस्सा सुनाता हूँ। हाँ जी। तो अब जो लिबर्टी की बात कर रहे थे हम, आपको एक ही दिन अलाउड होता था बाहर जाना, राइट। सो अब ऐसी कोई लिबर्टी हुई, तो अब इस टाइम हम गोवा से वी ऑल केम टू लोनावला विच इज़ अ प्लेस नियर बॉम्बे, वहाँ पहुँच गए हैं। अब वहाँ पे भी सेम सिस्टम है, मिलिट्री है, तो लिबर्टी के लिए गए लोग। अब लोनावला बहुत फेमस है फॉर। तो ये आप 6 months के ट्रेनिंग के बाद जब गए थे? हाँ, ओके, ठीक है। ये 6 month की ट्रेनिंग। गोवा में कोई आपने फन कुछ शरारत नहीं करी? वो सब एडिटेड है। अच्छा, अनसेंसर्ड है, ठीक है। सब रिकॉर्ड बीच वगैरह में तो गए होगे? उसमें भी यू आर गोइंग योर मफ्तीज एंड ठीक है, मतलब आप व्यू तो देख रहे हो, सनसेट देख रहे हो, व्हाटएवर, ऑब्जर्व एंड बिहेव, इम्बाइब। सो वहाँ पे जैसे लाइक यू नो यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक। अच्छा, संडे को भी नहीं? नहीं, किसी भी दिन नहीं। अच्छा, एज लॉन्ग एज यू आर अंडर ट्रेनिंग यू कैन नॉट ड्रिंक। ओके, यू कैन नॉट स्मोक। ओके, गॉट इट। So- लेकिन so- उसके बाद हाँ। अच्छा, आफ्टर 6 months के बाद? नहीं, नॉट इवन 6 आफ्टर months. कमीशन, So 6 months and then we went for 4 years to लोनावला। या तो उसके बाद जब आप ऑफिसर बन जाते हो, अभी तक आप कैडेट हो, तब तक आपका अलाउड नहीं हो, पीते Allowed नहीं हो। होंगे। मतलब आप छुट्टी में जो करो, बट व्हाइल यू आर इन द एकेडमी एज कैडेट्स, नो। ओके। तो आप लोनावला की स्टोरी बता रहे थे। हाँ, मैं लोनावला की स्टोरी। जब आपकी 6 months की ट्रेनिंग हो गई, अब आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो लोनावला में। हाँ, तो अब हम इंजीनियरिंग करने लोनावला आ गए। तो हमारा वो जो बेसिक इंजीनियरिंग स्कूल था वो लोनावला में था, तो एवरीबडी यूज्ड टू गो देयर, तो हम वहाँ पहुँच गए। अब ये भी वहाँ पे भी लेकिन लिबर्टी का सिस्टम था, राइट, संडे को ही जा सकते हो आप। अब संडे को चले गए, तो वहाँ पे क्या है कि लोनावला में उस टाइम छोटा सा स्टेशन होता था, आजकल बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट उस टाइम भी मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, लोग बॉम्बे पूना से वहाँ पे आते थे। तो वहाँ पे छोटी मोटी चिक्की की दुकानें होती थी। तो अब लिबर्टी पे गए हो, आप कैरेट हो, खाना पीना मतलब, सो आप चिक्की खरीद के आ गए, राइट। सो अब चिक्की खरीद के तो आ गए, बट यू डोंट वांट टू, मतलब खुद खाना चाहते हो ना आप। Yeah. अब शेयर ज़्यादा नहीं करना चाहते, ठीक है, थोड़ी सी कर ली। तो अब हमारे एक कोर्समेट, अभी नाम नहीं लेंगे, बट वो लाए, तो ना वो 2-3 किलो लेके आए चिक्की। अच्छा, संडे को ले आए 2-3 किलो? हाँ, 2-3 किलो। अब उन्होंने कहा कि अब सबको अगर सामने दिखा देंगे तो सब खा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने चुपचाप से ना अपने ट्रंक में लॉक कर दी। वो ट्रंक में बताया था आपको कि एक ट्रंक होता है जो सबके पास होता है, वो आपके बिस्तर के नीचे होता है, राइट, ये लोहे का, उसमें ताला लगा दिया, ठीक है। तो अब किन्होंने देख लिया जो साथ में गए थे यार, तो उन्होंने दिख गया कि यहाँ पे तो अभी चिक्की पड़ी है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा उधर कुछ हुआ, इधर उधर गए डिनर के लिए, कुछ हुआ, तो 2-3 उस्ताद लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा अब ये तो चिक्की लाया है और अभी शेयर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रंक को उल्टा किया और पीछे से उसके पेच खोल दिए। अच्छा, ठीक है, और वो हिंजेस खोल के वहां से चिक्की निकाल दी और फिर ट्रंक उल्टा करके वैसे ही रख दिया। अब आगे से तो ताला लगा है, अब आप आगे से देख रहे हो, जा रहे हो। अब डिनर हो गया, थोड़ा उस टाइम स्टडी पीरियड होता था बाद में, तो स्टडी पीरियड चल रहा है, तो लोग अपने गए डॉर्मेट्री के पीछे, वहाँ चिक्की खा रहे हैं। अब ये वो भाई साहब भी आए जिनका ट्रंक था, उनको नहीं पता अभी क्या चल रहा है। बोले अरे चिक्की चिक्की, बोला हाँ खाओ तुम भी खाओ। सब चिक्की खा रहे हैं, बोले बहुत अच्छी चिक्की है ये। उसी की चिक्की उसी को खिला रहे। तो कह रहे होंगे हम लोनावला से आए हैं इस बार से। तो कुछ चलता रहता था। अब वो फिर पता क्या रिएक्शन था जब पता चला कि चिक्की चोरी हो गई मेरी? वो छूट के। अच्छा, एक और चीज़ है, जब लोग छुट्टी से वापस आते थे, अच्छा, तो अब लाइट्स आउट हो गया,
अब कोई माँ के बेसन के लड्डू लाए, कोई पिन्नी लाए, कोई देसी घी लाया, जिसके मैं बता रहा हूँ सबको मालूम है किसकी बात कर रहा हूँ जो ये शो देख रहे हैं। तो उसके बाद रात को जब लाइट आउट हुई तो लोग क्या करते थे, अब भूख लगी है बिकॉज पूरा मस्टर्ड सा जो होने के बाद धीरे से हाथ ट्रंक के नीचे जाता है और कर कर करके कुछ और फिर सडनली कोई खुशबू आती है लाइट अंधेरे में। इसका मतलब किसी के और लोग क्या बोलते थे कि किस डायरेक्शन से खुशबू आ रही है, इसका मतलब अगले दिन वो वाले बिस्तर के नीचे वाले ट्रंक में सेम एक्शन होएगा। एक्शन मोमेंट। तो ये पूरा जस्ट छुट्टी आने के बाद होता था और विद इन 1 वीक सब खत्म हो जाता था। मतलब दैट्स अ स्टैंडर्ड थिंग इट यूज्ड टू बी। ये स्कूल टाइम का याद आ गया मुझे कि जब पीरियड चल रहा था तो हम उसमें ही खाना खा लेते थे लंच से पहले ही पीरियड में। तो आम के अचार की खुशबू आती थी, किसी ने डब्बा खोला आम का अचार की खुशबू आ रही है। और एक और चीज़ याद आती थी कि हमारे ना फिजिकल एक्टिविटीज़ एक तो बहुत होती थी वाइल डूइंग इंजीनियरिंग दे। लाइक मॉर्निंग में इन्होंने बताया जैसे कि पीटी हो गया तो उस दिन पीटी एक्स्ट्रा पीटी ले ली, उस्ताद ने खूब कराया। उसके बाद परेड हुआ, फिर उसके बाद सपोज एक्स्ट्रा परेड कुछ कराया और बाय द टाइम आप अभी सब कुछ यूनिफॉर्म पहन के क्लासरूम में गए, अब वहाँ पे अब थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ा रहे हैं या फिर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसे हेवी टॉपिक्स में लोगों के पास एक आर्ट थी, नींद तो आ रही बड़ी जोरों की बट आंखें खुली होती थी, बट आंखें खोल के सोना ये आर्ट वहाँ पे आर्ट है ये तो। बिकॉज जनरली फर्स्ट सेकेंड टर्म इज ऑलमोस्ट सेम एज क्लास 12 का होता था, तो इट वॉज प्रिटी दैट वे डूएबल, मतलब हाँ। बट यू हैव टू अटेंड द क्लास और इंस्ट्रक्टर्स वो ऑल मतलब सर्विस इंस्ट्रक्टर्स थे हमारे, फौजी थे वहाँ पे, ऑफिसर्स थे और हम कैडेट्स। और अगर सर्विस इंस्ट्रक्टर ने देख लिया आप सो रहे हो उसकी क्लास में तो आप आपके टेबल के ऊपर लेग्स होंगे और हाथ नीचे होंगे। अच्छा हाँ, लेग्स ऑन टॉप, या फिर दीवार के ऊपर लेग्स होंगे और हाथ नीचे होंगे, तो उसमें फिर नींद नहीं आएगी आपको, यू विल बी अवेक इन क्लास। आइडिया वाज दैट। सी उसकी भी थ्योरी है कि आपके पैर ऊपर की और हाथ नीचे के हैं, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन ऐसे जाएगा आपको नींद बिल्कुल उस क्लास में नहीं आएगी। सो बट वो आर्ट को लोगों ने कैसे मास्टर किया, मतलब इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। आंखें खुली हुई है बट सो रहे सो दैट इज अ आपने सीखा था ये चीज? ये सब पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। नाइस। तो मतलब इंटरेस्टिंग रहा आपका, ऑल्दो डिसिप्लिन था। इंजीनियरिंग में भी ऐसे होगा कि 6 बजे उठना है, ऐसे करना है, परेड है, फिर क्लासेस अटेंड करनी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बंक मार के जा सकते हो कि घूमने, आपने हॉस्टल में ही रहना है। बंक मारने की अपनी बात की तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस और एक्स्ट्रा ड्रिल्स भी होती थी। सपोज जैसे लिबर्टी में आप कहीं गए और आप लेट आए सपोज उससे, या फिर आप क्लासरूम में लेट आए, या फिर कोई आपने एक हर एक का एक मास्टर होता है, सबको हेड काउंट होता है सबका, आप वो उस मास्टर में नहीं आए, हेड काउंट मिस हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा ड्रिल दे देंगे उससे। एक्स्ट्रा ड्रिल में मतलब 20 किलो का पैक लेके आप 20 किलोमीटर भागोगे और वो टाइम में भी कंप्लीट नहीं किया तो काउंट नहीं होएगा। सो ऐसे आपको एक हफ्ते का दे दिया एक्स्ट्रा ड्रिल। डेली आप जब सब अपना एक्स्ट्रा टाइम मतलब लंच के बाद रूम में सो रहे आप वो लगा के कर रहे हो, सो दैट इज मतलब ये काइंड ऑफ पनिशमेंट है कि आपने टू मेक श्योर यू डोंट डू दैट। कितनी बार किया आपने? मैंने को 14 मिली थी मुझे। अच्छा। मिलनी चाहिए ओवर टाइम पे मतलब मिली थी, तो याद रहता है। सही। सो फिर पूरा आपने फिनिश किया, 4 इयर्स में आपने मैकेनिकल किया, आपने मैंने इलेक्ट्रिकल में किया। सो फिर क्या प्रोसेस था, क्या पोस्टिंग कैसे हुई? फिर जैसे इन्होंने मैकेनिकल चूज़ किया था, मैंने इलेक्ट्रिकल किया था। तो उसके बाद क्या होता था, आपने इंजीनियरिंग जब 4 साल की ख़त्म कर ली है, देन ये तो आपको बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी, राइट? एनी इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ाई जाती है। बट लेकिन अब आप नेवी में हो तो देयर इज़ अ स्पेशलाइजेशन टुवर्ड्स नेवी नाउ, राइट? तो आप नेवल सिस्टम्स में पढ़ोगे कि उसका एप्लीकेशन कैसे होगा इंजीनियरिंग का, राइट? से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इंजन में कैसे चलते हैं। आपने थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ ली, राइट? मशीन डिज़ाइन पढ़ लिया, लेकिन उसको एप्लीकेशन कैसे है, इंजन्स कैसे चलते हैं शिप के, और वो सब चीज़ें, सिस्टम्स कैसे होते हैं, पाइपिंग सिस्टम्स और स्टीम सिस्टम्स या जो भी डीजल सिस्टम्स, वो सब करने के लिए स्पेशलाइजेशन होती है। तो वो आप 1-1.5 साल के लिए आप स्पेशलाइजेशन करते हो। ये आई थिंक लोनावला में ही रहे, और मैं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल था, सिमिलर स्पेशलाइजेशन करने, लाइक हमारे रेडार्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, पावर जनरेशन सिस्टम्स होते हैं, उसके लिए हम जामनगर जाते थे। जामनगर में एक हमारा बेस है, उसका नाम वलसुरा है, अभी भी है, तो वो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग बेस है। तो वी गॉट ट्रांसफर्ड देयर
एंड ये वहाँ शिवाजी में ही रहे. ओके So जैसे वल्सरा इज इलेक्ट्रिकल का, वैसे INS शिवाजी इज फॉर मरीन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियर्स का इट इज. ओके ओके. तो ये आपने चूज किया था, डिसाइड किया था कि मैं दोनों चीजें थी इसमें, आपने ऑप्शन भी दिए और डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी लोगों को अलॉट भी हुआ. Okay. सो इट वाज बोथ एक्चुअली. ओके ओके बेस्ड ऑन नेवल रिक्वायरमेंट्स वो फोरकास्ट करते हैं ना कि हमें कितनी किसकी वैकेंसी है. सो दे वुड, अगर आपने ऑप्ट किया तो ठीक है, बट कई लोग इधर उधर चले गए थे. जैसे मैंने एक्चुअली आई थिंक इलेक्ट्रिकली किया था, मेरा इलेक्ट्रिकल हो गया था, बट मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने मैकेनिकल चूज किया था बट उनको इलेक्ट्रिकल में डाल दिया. सो इट डिपेंड्स, राइट? बट दैट वाज ओवरऑल नेवी की फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स. या. सो फिर पोस्टिंग, अब स्पेशल आपकी ट्रेनिंग हुई तो उसके बाद फिर पोस्टिंग हुई आपकी. हाँ जी. ओके. तो वो फिर आपको पता चला कि अब आप सबमरीन में जाओगे. सो जो ये सबमरीन का स्टोरी है, इज सबमरीन एंड एविएशन आर ऑल वॉलंटरी आर्म्स. सो इफ यू वांट टू गो, कंपल्शन नहीं है, इफ यू वांट टू गो यू कैन ऑप्ट फॉर इट and there is a special requirement for it, so you have to go for again a basic training for that. Okay. So I joined the submarine after finishing my marine engineering specialization. And of course before that I did a couple of courses. I did a ship's diving course, I'm also a diver, and then I joined the submarine. तो उसके लिए एक सबमरीन स्कूल है विशाखापट्टनम में. अच्छा. उसको INS सतवाना बोलते हैं. सो वहाँ पे 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है. Okay. And there are all systems which are taught to you. What are the escape procedures? There's an escape training school also there. वो करने के बाद then you spend time actually on board a frontline platform. And then after that you do watchkeeping on it. Means you should be capable of independently diving the platform. I'm using the word platform, it's basically for the underwater vessel. And then surfacing it. डाइविंग एज इन, अगर सबमरीन पानी के अंदर है Yes. तो आप ऊपर से उसमें डाइव करके जा सकते हो. No, you are inside the vessel जो सबमरीन है, and to dive the boat पानी के अंदर ऑलरेडी है. To go down deeper. Okay. So there are a lot of procedures and drills which are followed, which need to be done independently by a diving officer which is there. So if you're diving the boat, उसकी आपको एक watch keeping होती है ticket. Okay. So you're supposed to be independently operating and diving and surfacing the boat and doing all drills and emergencies in case of any emergency. So वैसे उसको watch keeping बोलते हैं ticket. तो वो पूरा process roughly about 2 साल लगता है from the time of scratch start. Okay. So basically if you opt for a aviation or a submarine, so you have to go through that specialization training part which is there. Otherwise, after you finish your specialization, then you go on board a ship, which is like he will tell you. हाँ जी. बट आपके में सबमरीन का मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस पर भी आएंगे. सो आई एम श्योर कि जैसे वो आपने बताया था कि पता था कि बाल कटने हैं, बट जब एक्चुअल में कटते हैं तो फिर रोना निकल गया था. आपको पता था कि मैं सबमरीन में जाऊंगा, बट फर्स्ट टाइम जब आप गए और आपको लगा कि अब तो पानी के अंदर हैं, तो क्या फीलिंग थी वो? एक्चुअली कुछ पता नहीं लगता पानी के अंदर है या बाहर है, बिकॉज यू आर इनसाइड अ सिलेंडर, टू बी वेरी फ्रैंक. एंड व्हेन यू आस्क मी व्हाई यू वांट टू जॉइन, उसके ऊपर एक स्टोरी है. देयर वाज एन ऑफिसर हु हैड कम फॉर गिविंग अ मोटिवेशन लेक्चर इन शिवाजी. So what struck us as under training officers was that badge. Okay. So that badge is called the dolphin badge. Okay. So हमने बोला this really looks good on the uniform. So just for that badge we went, and that time it's not for the money which is there. That time there was hardly anything. After that, of course, submarine pay and aviation pay, but it was just primarily for that which I went. Okay. And that was such a big driving force for me, that when I joined that, ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रख रही थी कि पानी के अंदर है या बाहर है. Though I'll tell you, we were about 21 in a batch and only 17 went through. There are a couple of people who left, who dropped in between. किसी का medical whatever reason, somebody didn't, किसी को suit नहीं किया, so they went off to the back to the submarine. But then life on board is interesting and challenging and adventurous both. So but अंदर रह के ऐसे कुछ पता नहीं लगता कि पानी वो है. So you are actually inside a cylinder. Everything, the microclimate is all controlled. Like when we dive inside, when we dive the boat, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक्स को रिवर्स कर देते हैं और एडवांस कर देते हैं 12 hours. So the reason behind that is that when outside it is day, we are following a night routine, and when it is night outside, we are following a day. So that means the alertness level is highest
for when you're actually at night and you're operating in an area which you need to patrol. Submarine is basically for what? It's basically to gather counter intelligence and going in waters wherever normal ships cannot go, and you're going inside the water and going in other coastal waters for whatever reasons. That everyone knows, that's an open domain. So for keeping your alertness level high, you are following a day routine even though outside is night, so that your alertness level is high. बट आपको अंदर तो पता नहीं चलेगा रात है दिन है. So that is controlled by the lighting, red light and white light. Okay. So when red light is there, that means it's night. White light is there day. That's only because अंदर तो कुछ दिखता नहीं है, because it's all water. You're below 100 meters. कोई विंडो भी नहीं होती? Nothing. It's all steel. Okay. मैं एक अभी थोड़े महीने पहले या पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था जो टाइटैनिक देखने गए थे. मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. सो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था. अगर आपने जो डाइव करके गए थे और एक्सीडेंट हो गया था. डाइव करके गए थे, तो वो भी काइंड ऑफ सबमरीन ही थी, राइट? मेरे को तो उससे थोड़ा सा डर गया था मैं तो. तो उसमें खाली जो जब आप 9 मीटर्स के आसपास आते हो पेरिस्कोप डेप्थ में, तो उसको पेरिस्कोप को रेस करते हो, तो उसमें भी सबसे पहले कैप्टन देखता है व्हेन यू आर कमिंग अप, एंड देन ही सीज ओके वी आर क्लियर ऑफ. उसका भी कोई एक प्रोसीजर होता है सर्फेसिंग का, एंड देन यू कैन एक्चुअली सी it's day outside or night outside. Night ko to then it's difficult. Actually, night is very difficult because if you're on a pitch dark night, you're actually only looking at the stars and doing your this thing. Right. So if it's a daytime, so you're just coming up just to see. You generally don't come up during the daytime if you're doing all these things. So and whenever we surface, suppose हम वापस आ रहे हैं अपने harbor में and we are in our own waters. So when we come on top, so it is like a coming up in another world. You actually appreciate clean and fresh air when you're out, because you're all breathing in all artificial air recircled and having no shaving, no bathing for quite a long time. तो मैक्सिमम कितना टाइम रुके हो आप, या फिर कितना रुकते हैं ऑन एन एवरेज? कन्वेंशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अबाउट 45 days to 50 days का होता है. अच्छा. बट ऑफ कोर्स आजकल तो नॉन कन्वेंशनल बोट्स भी हैं, some which are there, which you may call it nuclear or whatever. They are for maybe 6 months or even a year. 6 months तक पानी के अंदर? So I think one thing to add here is that कन्वेंशनल जब सबमरीन बोल रहे हो तो वो इंजन चल रही है, राइट? डीजल इलेक्ट्रिक. ओके. तो क्या होता है कि उसमें कोई वेपन नहीं है? नहीं, वेपन्स हैं, टॉर्पेडोज वगैरह होते हैं, कुछ वो तो अलग चीज़ है. बट आप उसको फाइनली तो आप सबमरीन को डाइव कर रहे हो, पानी के नीचे ले जा रहे हो, और आप चला रहे हो, एंड यू आर डूइंग सर्वे और पेट्रोलिंग और व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट? एंड देन यू आर कमिंग बैक, राइट? तो उसमें क्या है कि जब आप पानी के अंदर हो तो इंजन कैसे चलेगा? आप सोचिए कार को डुबा दें तो हवा चाहिए होती ना इंजन चलने के लिए. तो इसमें पावर, मतलब आपको बर्न करना ना फ्यूल, और तभी चलेगा. आपको एग्जॉस्ट भी करना पड़ेगा, हवा भी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता. तो क्या करती है सबमरीन? वो सरफेस पे अपना डीजल इंजन चलाती है और बैटरीज को चार्ज कर देती है, इलेक्ट्रिक बैटरीज को, जो आज की कंसेप्ट है. आजकल जो ईवी व्हीकल्स आ रही है, राइट? नो एमिशन, नथिंग, राइट? सो नाउ दे आर चार्जिंग द बैटरी, और फिर वो डाइव करती है अंदर. अब जब पानी के अंदर है तो वो इलेक्ट्रिक पावर पे चल रही है. ओके. सो वो चलेगी, उसकी इंड्योरेंस होगी जितनी भी देर, 1 दिन 2 दिन. अच्छा. देन इट विल सरफेस बैक अगेन. ओके. और नॉर्मली रात को करते हैं. ओके. क्योंकि रात को नहीं तो आप स्पॉट हो जाओगे ना, कोई एयरक्राफ्ट. करेक्ट. सो आई जस्ट करेक्ट हिम. व्हाट ही सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Instead of surfacing, we come at periscope depth. We don't surface actually, because if you surface, so you are seen to the enemy. So you come at periscope depth. That means about 10 or 15 meters, which is there, and you raise a tube. Okay. Which is known as a, जैसे आप डाइवर जाते हैं ना तो स्नॉर्कल होता है, स्नॉर्कल करके हम डाइविंग करते हैं. जो आपने अभी बोला था पेरिस्कोप होता है. पेरिस्कोप देखने के लिए होता है, और ये हवा के लिए होता है. ये हवा के लिए होता है, एग्जैक्टली. तो ये हवा सक करता है, सक करके हम सेम चीज जो बताया, इंजन चलाते हैं, उससे बैटरी चार्ज करते हैं, और वो रात को करते हैं. बिकॉज जो हम सक करते हैं हवा, उसका एग्जॉस्ट भी जा रहा है, वो बबल्स आते हैं बाहर. तो वो बबल्स इज अ पॉइंट ऑफ डिटेक्शन कि भाई कुछ है यहाँ पे, कुछ है, इसलिए उसको हमेशा रात को करते हैं. बट एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप इंडिया के, मैं डीजल इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म में तो ये इशू ही नहीं है इसमें. दूसरा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं पता क्या होता है, उस पर आएंगे. बट अगर आप इंडिया के बॉर्डर में हो, जो वाटर पे भी बॉर्डर है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? मतलब आप कह रहे हो कि हम ऊपर आएंगे, कोई देख नहीं ले कि आप अपने बाउंड्री में हो ना.
राइट. सो ओरिजिनली तो सबमरीन एक वेपन है ना. तो फाइनली अगर आप ऑपरेट कर रहे हो से वॉर टाइम सिचुएशन में, तो आप इन पीस टाइम यू विल बिहेव लाइक वॉर टाइम, राइट. सो दैट योर ड्रिल प्रैक्टिस एवरीथिंग प्रोसेसेस आर लाइक दैट वे, राइट. आपने वो मूवी देखी है ना जिसमें मैंने गाजी देखी है बस, सबमरीन वाली. हाँ, तो गाजी के साथ एक और मूवी आई थी जिसमें अभी मैंने इसमें देखा था नेटफ्लिक्स में भी, कि पाकिस्तान अपनी PNS गाजी भेजता है 1971 में. their target was to sink INS Vikrant that time. Vikrant was a big this thing. So that was basically हमारा जो बे ऑफ बंगाल में था. सो उन्होंने सीक्रेट मिशन भेजा था विक्रांत को सिंक करने के लिए. बट उसमें हमारा काउंटर इंटेलिजेंस वाज ऑफ कोर्स वे अहेड ऑफ देम, एंड विक्रांत को हमने कहीं और रख लिया और वहाँ पे कोई और शिप वाज ट्रांसमिटिंग एज व्हाटएवर विक्रांत, एंड देन वी वर वेटिंग और फील्डिंग फॉर गाजी टू कम. बट वहाँ से अगर वेस्ट से कोई सबमरीन आई है पाकिस्तान की ईस्ट तक, तो वो यहाँ पे हमारी सबमरीन इतनी सारी थी तो डिटेक्ट नहीं हुई, क्योंकि आप तो लाइक इंडिया की जो सबमरीन्स हैं उनका तो पर्पस यही है ना कि डिटेक्ट करना, बिकॉज आप पेट्रोलिंग कर रहे हो. करेक्ट. तो डिटेक्ट नहीं हुई, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, वो नहीं डिटेक्ट हुई. सो द एरिया इज सो लार्ज ना कि पानी मतलब इतना ज़्यादा एरिया है कि यू कैनॉट पेट्रोल सो मच. सो द थिंग इज कि इट्स लाइक अ नीडल इन अ हेस्टैक कि आप डिटेक्ट कर रहे हो एक सबमरीन कहाँ जा रही है, राइट. एक सीक्रेट मिशन उन्होंने भेजा 6,600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में, वो बाहर से होके यहाँ आया, आपको हवा भी नहीं कि कहाँ से कब चला. बट वी हैड दैट थिंग दैट समथिंग इज स्टार्टेड बट वी डिडंट नो वेयर एंड व्हेन. सो इट वाज टोल्ड दैट टारगेट ये है, दे गोइंग टू कम हियर. सो ऑलरेडी द फील्डिंग वाज देयर फॉर देम टू कम, एंड दैट्स हाउ द रेस्ट इज हिस्ट्री, दैट इट वाज संक देयर. And how do you know that it started off? Because somebody was watching the harbor, right? आप हार्बर देख रहे थे, अच्छा ये निकली, किसी ने रिपोर्ट किया, मतलब इंटेलिजेंस ने, कि ये निकली यहाँ से और अब आई नहीं है, 2-3 दिन हो गए, तो ओ अच्छा ये गई होगी इंडिया, राइट. तो सबमरीन से जनरली ये मतलब आप देख रहे हो कि कौन सी कहाँ जा रही है सबमरीन, या शिप कहीं जा रहे हैं, राइट. शिप तो फिर भी सरफेस पे होते हैं तो दिख जाते हैं, बट अगर सबमरीन डाइव कर गई और अगर वो स्पेशली लाइक नॉन कन्वेंशनल जो ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर है, स्टेल्थ एकदम प्लेटफॉर्म है, इसमें डिटेक्ट भी नहीं कर सकते. तो वो अच्छा नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशन वाली हो सकती है बिकॉज वो एयर लेने आती है. बट फिर आप कह रहे हो कि वो 15 दिन नीचे ही रहती है, 20 दिन नीचे ही रहती है, राइट. यस. सो वो तो फिर ऑब्वियसली डिटेक्ट करनी मुश्किल है कि 15-20 दिन तो आएगी नहीं, वो पानी के अंदर ही है. नहीं, ये जो नॉन कन्वेंशनल वाली वो तो 6-6 महीने नीचे रहता है, वो चुपचाप बैठा रहेगा वहाँ पे. अच्छा. उसको जब व्हाटएवर जब भी प्लेटफॉर्म गोज आउट, उसका कुछ ऑर्डर्स होते हैं कि उसका मिशन क्या है. तो वो कोई एरिया पेट्रोल करने के लिए जा रहा है तो उसका मिशन वही है, तो वहाँ पे वो चुपचाप बैठे भी रहेगा. हिज रोल इज टू ऑब्जर्व एंड इफ रिक्वायर्ड अटैक भी कर सकते हैं. तो आपकी जो, हाँ जी कुछ बोल रहे थे आप. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वो चुपचाप बैठे हुए जो ये बोल रहे हैं ना, तो क्या होता है कि अगर डिटेक्ट करना है आपको पानी में सबमरीन को, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सोनार. सोनार क्या करता है, बेसिकली सुन रहा है आवाज़ को कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, एंड देन there are trained people, and of course now there are trained electronic stuff which detects कि अच्छा ये इस टाइप की रोटर की आवाज़ आ रही है तो ये इस टाइप की सबमरीन है इस कंट्री की, राइट. या जैसे आपने आई डोंट नो उस गाजी में था, किसी ने कुछ गिरा दिया, आवाज़ हुई, तो वो आवाज़ भी सुन लेता है. जो ट्रेंड सोनार ऑपरेटर होता है उसने सुन लिया कि अच्छा यहाँ से आवाज़ आई, इस डायरेक्शन से आई, राइट. नाउ दे नो समथिंग इज सिटिंग देयर, राइट. सो व्हेन दे बोल रहे हैं कि सिटिंग है, तो आप क्या करते हो, आप सब कुछ शट करके आराम से नीचे बैठ जाते हो और आप जो भी सुन रहे हो आसपास, एंड देन सो सोनार इज हाउ. कभी ऐसे फॉल्स अलार्म भी होता होगा कि कोई फिश ही आ गई है. फिश टकरा गई सबमरीन से. तो सबमरीन में जब ऐसा स्टेट होता है तो उसमें क्वाइटनेस के स्टेट्स होते हैं. एक अल्ट्रा क्वाइट स्टेट होता है, मतलब आपने फैन AC से लेके पंप तक बंद कर दिया, उसमें पसीना आ रहा है और यू आर सपोज्ड टू बी गोइंग बेयरफुट आल्सो, आवाज़ नहीं आए इतना, इन योर एक्चुअली इन लिसनिंग मोड. और उसके बाद इफ़ यू मेक एनी नॉइज, दरवाज़ा भी, तो दैट विल गिव यू आउट. सो देयर आर डिफरेंट वेज. सो इसलिए ईच सबमरीन हैज़ ऑल्सो गॉट अ कोटिंग्स, डिफरेंट स्टेल्थ मैकेनिज्म्स देयर, जिसमें वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब. और दे इनफैक्ट अब्जॉर्ब the sonar beams and all the things like that. So there are different technologies for that. That's really interesting. मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो अभी उसकी बात करते हैं जो नॉन कन्वेंशनल है.
Okay. उसमें डीजल इंजन नहीं होता? नहीं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक ही होता है? इट्स न्यूक्लियर पावर. ओके, तो वो 6 महीने तक फ्यूल चल सकता है? वो तो फ्यूल अनलिमिटेड जब तक आपका उसमें इट कैन गो ऑन फॉर इयर्स. Okay. रिस्ट्रिक्शन इज योर राशन. यस, राशन अब मैं का- नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा था कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में इसलिए आया कि आपने बोला 6 महीने रह रहे हो नीचे. 6 महीने पानी के नीचे आप हो, Yes. ऊपर भी नहीं आ रहे हो आप, यस. तो कैसे लाइफ 6 महीने चल रही है विदाउट फूड एंड So एवरीथिंग? there's a storage room, there's a cool room, there's a cold room, which is quite huge. Rations are there for that, and there's a proper pantry and a galley. तो पूरा खाना बनता है और खाना बहुत अच्छा होता है. अच्छा, submarine का. नॉर्मल खाना होता है? Oh, it's मतलब मैं बता रहा हूँ, one of the best food I've had is in the submarine, which is, and to be very frank with you. Okay. And so that credit all goes to the cook and the you know the team which is there. Yeah. So, but all the cooking which is done now to make sure that no fumes are there. Like you cannot, make a lot of dishes which emit a lot of smoke. So, पूड़ीज के लिए भी एक होता था कि अगर आप स्नॉर्कलिंग करने आ रहे हो तो आप पूड़ीज करोगे तो आपको फ्रेश एयर अंदर सक कर रहे हो ना फॉर डीजल इंजन चलाने के लिए. राइट. तो दैट इज द टाइम पूड़ीज आर मेड. अच्छा. So it is all time with that. conventional This I'm talking में? about the conventional one. Conventional one. Non-conventional के लिए they also have a tube. अच्छा, Now that tube is not for running your diesel. बट फॉर एयर? that is for charging of your air. Compressors charge your air. ओके. So that also is a time when air is. ये बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि And this is not just about puris. People who want to smoke also. राइट. So smokers are very happy when you are raising that tube. So that is another thing. कि अब Everyone हमें- is waiting कि when that tube is going to get raised, so that they can go for a smoke or puri can be talod. दैट्स इंटरेस्टिंग. मतलब So just on the lightest side. इंजन चलाने आ रहे हैं वो डीजल, और वो कह रहे हैं मैं पूड़िया भी बना लो, स्मोक भी कर लो. Yeah. हाँ, और वो सबसे पहले प्रिविलेज तो सीओ की होती है. अगर वो सीओ स्मोक करे सबसे पहले तो वो जाएगा और फिर बाकी जनता विल फॉलो हिम. ओके. मतलब मैं अभी हम इतना लाइटली ले रहे हैं, बट आई कैन इमेजिन कि जो बंदा 15 दिन से पानी के अंदर ही है और लाइक स्मोकर है, या फिर उसे पूरी खानी है, तो वेट करेगा इतने दिन, और उसके लिए कितनी खुशी की बात होगी वो. मतलब कितना वेट के बाद इतना इजीली नहीं मिल रहा ना स्मोक करने को. सो हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे. नहीं, आपने बोला पानी के अंदर ना, बट वो पानी से नहाया नहीं अभी तक. हाँ. दैट इज व्हेन ही सेड पानी के अंदर. मतलब यस, टेक्निकली यस, ही इज सबमर्ज्ड इन वाटर, बट वी डोंट, आई मीन फॉर अ कन्वेंशनल बोट वी डोंट टेक अ बाथ एंड वी डोंट शेव. So there is something known as disposable. So it is like a shirt and a shorts in which your blood group will be there and your surname will be there. That's all. No ranks. ओके. So and every third day a new one is issued to you. And maybe you can take maximum a sponge bath kind of towel को लेके वो कर लिया और बाकी डिओ लगा लिया बस. जिंदा 15 दिन तक बिना नहाए? 15 दिन नहीं, 45 दिन. 45 दिन बिना नहाए हाँ जी, बिल्कुल. और बिना शेव करे बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है. 45 डेज में. Yes. इंटरेस्टिंग. And everyone smells equally bad, so you don't come to know actually. हाँ, ये भी सही है. रियली इंटरेस्टिंग. मतलब अब अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो उसमें आप कह रहे हो 6-6 महीने रहते हैं. Non-conventional has got a different thing. It's got everything. शावर भी है, आप डेली नहा सकते हो. So उसमें तो क्योंकि फाइनली क्या है कि पानी बाहर तो है लेकिन वो सी वाटर है, राइट, विच इज सॉल्टी. तो अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो देर आर systems which can convert, but then it is expensive, it is time consuming and whatever else, right? You're consuming energy. तो नॉन कन्वेंशनल में आप कम, मतलब होता है बट कम होता है. लाइक मे बी वाटर रूटीन होता होगा. वाटर रूटीन है, उसमें आप यूज कर रहे हो फ्रेश वाटर फॉर कुकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर लिटिल बिट ऑफ यू आर डूइंग योर रूटीन विच इज देयर. सो अदर देन दैट अगर आप नहाना भी शुरू करो तो फिर तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जितना बन रहा है पानी उससे ज्यादा कंजम्पशन. सो यू हैव टू प्रिजर्व दैट वाटर. अब आप ट्रेनिंग से भी निकल चुके हो, अब आप ड्रिंक भी कर सकते हो. अच्छा, ड्रिंकिंग इज नॉट परमिटेड ऑन बोर्ड अ सबमरीन. नो,
But maybe और he can throw difficult some light because इनका दूसरा है specialization, हाँ ये जी आपको हाँ जी बताएंगे. हाँ जी हाँ जी उस So, उस पे भी आते I हैं. told you that is an explosion, this is an implosion. हाँ जी, ये पानी के अंदर है, इनकी शिप पानी के ऊपर थी. और it is massive, मतलब डिफरेंस है. हाँ. space is Yeah. massive. बट आपने बोला कि आप ट्रेनिंग में जब 6 months गोवा थे तब भी आप ड्रिंक नहीं कर सकते थे, जब इंजीनियरिंग में थे तब भी नहीं कर सकते थे. Commission के बाद ही. फिर कब स्टार्ट की वो? स्टार्ट आपने करा होगा. स्टार्ट तो मतलब टेक्निकली और लीगली तो यू कैन ओनली स्टार्ट व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, जब आप रैंक पहन लेते हो, राइट. बट अब हाँ, लोग तो जो 12th में थे वो भी कई थे हमारे जो धुरंधर थे और वो बियर शेयर पीते थे. बट हाँ, हम लोगों ने, मैंने खुद तो पर्सनली, मैं अगेन ये लिबर्टी की कहानी है. तो हम लोनावला में थे. मेरे को बोला गया कि तुम्हें ना एक शिप पे जाना है बॉम्बे, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट लेके आना था. हमें वहाँ पे चाहिए था हमारे बेस में, लोनावला में ना शिवाजी में. तो मेरे को बोला तुम बॉम्बे जाओगे और ले आओगे और तुम्हें सैटरडे को भेज देंगे हम, संडे की जगह. मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है, मैं एकदम जाएंगे. तो हम चले गए. अब वहाँ से करीब 4-4.5 घंटा दूर है, उस टाइम एटलीस्ट आप ट्रेन वेन लेके जाते थे. तो मैं पहुँच गया बॉम्बे, शिप पे पहुँच गए. तो अभी आई थिंक मेरे को जहाँ डॉक्यूमेंट मिलना था वो ऑफिसर थे नहीं शिप पे, वो कहीं बाहर गए हुए थे. तो उन्होंने कहा वेट करो, शाम को 6 बजे तुम्हें मिलेगा, somebody will come and give it to you. मैंने कहा अच्छा ठीक है. हम बैठे रहे, 6 बजे वो मिला. तब तक हमने वो सब पहना हुआ है, वो मफ्ती जो बोल रहे थे, शर्ट पैंट और टाई, और आप एकदम बैठे हो. आप लोग देख के पहचान रहे हैं कि आप कैडेट हो कहीं से. वहाँ कोई ऑफिसर घूम रहे थे. उन्होंने कहा अच्छा वेयर हैव यू कम फ्रॉम. मैंने कहा हम लोनावला से आए हैं. तो वो सीनियर थे थोड़े, 2-3 साल. बहुत बढ़िया. बोला चलो आ जाओ, तुम्हें अब हम चलेंगे, बार चलेंगे, बार खुल रही है. एयरक्राफ्ट कैरियर था वो. तो एयरक्राफ्ट कैरियर में बार होती है. तो उन्होंने कहा अब चलो. मैंने कहा सर नो दिस दैट. बोला नो कम. और वहाँ ले गए. बोला क्या पियोगे, कोला पियोगे. हमने कहा पियेंगे कोला. उन्होंने रम डाली उसमें और कोला मिक्स करके मेरे को दे दिया. आपको पता चल गया था? अभी नहीं पता चला, अभी काला है सब. अच्छा, ग्लास कांच का है, रख दिया. हमने कहा ठीक है. वो भी अपनी काली ड्रिंक ले ली उन्होंने और पी. मैंने कहा सर ये तो कड़वी है, तो कुछ गड़बड़ है इसमें. नहीं पियो. तो अभी हमने एक लगा ली. अब उनको बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो पहली बार पी रहा हूँ, मुझे कुछ कड़वा लग रहा है, बट ठीक है, मुझे समझ आ गया था कुछ है, बट आई हैड नॉट ड्रंक बिफोर दैट. ही सेड एक और. मैंने कहा एक और. जो हमने दूसरी भी लगा ली. अब वो मेरे को 6 बजे डॉक्यूमेंट तो मिल गया था, मुझे वापस भी जाना है रात को 9 बजे तक, राइट. सैटरडे को. अच्छा. वो उसी दिन सुबह जाके शाम को आना है, वो रूल तो वही है. हमने दूसरी भी पी ली. अब मेरे से चला भी नहीं जा रहा है 2 ड्रिंक के बाद. अब बोला कि अब तुम इधर ही सो जाओ. मैंने कहा सर ऐसे तो अब, लेकिन चला भी नहीं जा रहा है. तो बोले चलो खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं. अब खाना खाने गए हम, तो वो उसके साथ में डाइनिंग हॉल है, एक साइड पे बार थी उस एयरक्राफ्ट कैरियर में, उसके अक्रॉस ऐसे कॉरिडोर है, आप वॉक करके वहाँ जा रहे हो. मेरे से अब चला नहीं जा रहा, मैं लड़क खड़ा के जा रहा हूँ. उन्होंने मेरे को पकड़ा और बिठा दिया. अब जो डाइनिंग हॉल है वो प्रॉपर होता है, प्लेट कटलरी होगी, छुरी कांटे होंगे, एंड यू आर सपोज टू टेक विच वन एंड वेयर, ऑल दैट सीक्वेंसिंग इज देयर. मैंने कहा आप खा लो. तो अब मेरी शर्ट और उस पर गिर रहा है खाना. उन्होंने कहा चलो खा लो. खा लिया हमने किसी तरह से. उन्होंने कहा तुम मेरे कैबिन में सो जाओ. अब मेरे से कुछ हो नहीं रहा था. मैंने कहा सो जाते हैं. तो दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड. तो फिर हम सो गए उधर, और फिर नेक्स्ट डे आई वेंट, एंड वो फिर जो रिस्ट्रिक्शन मिले वो अलग. क्योंकि अब तो सैटरडे आना था, पूरी रात गायब रहे, और वहां पे हल्ला मच रहा है कि कैरेट पता नहीं क्या हो गया, ऐसे सब ढूंढना शुरू हो गए. बट व्हाटएवर. बट आपको बोलना चाहिए था, वो सीनियर थे, उन्होंने पिलाई. तो वो तो फिर अलग बात है, बट हाँ दैट इज नॉट फॉरगिवन. बट दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. और उसके बाद तो फिर जब पोस्टिंग हो गई तो फिर वो तो चलता ही है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हैक्टिक जॉब होती है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे फन मोमेंट्स, किसी का बेसन का लड्डू खा लिया, या ड्रिंक कर ली, स्मोक कर ली, ये थोड़ा, या फिर मजाक कर लिया, एक दूसरे को थोड़ा प्रैंक कर दिया, ये लगा रहता है. बिकॉज यही थोड़ा लाइट मोड में आपको लाता है. नाइस. एक और क्वेश्चन है कि जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हो सबमरीन में, तो कभी ऐसा मोमेंट हुआ कि लगा हो कि कुछ
डेंजरस है या फिर कुछ गड़बड़ है? ऐसा कुछ मोमेंट्स थे एक आध वेयर वी वर इन एन एरिया एंड वी वर डूइंग पेट्रोलिंग एंड इनफैक्ट हमने स्पीच वीच भी कुछ रिकॉर्ड की थी उनके रेडियो से, जैसे हमारा अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो होता है, तो अपना जो भी फ्रेंडली नेबरहुड कंट्रीज जो हैं ओके। वहाँ पे हमने उनका रिकॉर्डिंग किया था और उनका ऊपर एक्सरसाइज चल रही थी, ओके ऊपर शिप्स थी उनकी पूरी ओके बेवाएंगे फ्लीट। तो डर यही था, आई मीन हम लोग तो नीचे थे, या अगर हम डिटेक्ट हो गए तो इट विल बी एन एम्बैरेसमेंट कि भाई आपको फोर्स कर रहे हैं सर्फेस करके एंड आपको एस्कॉर्ट करके वापस करें कि हमने बट आप डिटेक्ट तो किया। अपने उसमें थे ना, इंडिया। वी वर इन इंटरनेशनल वाटर्स इन। अच्छा, आप इंटरनेशनल में जा सकते हो, तो ऐसे तो फिर आप जैसे आपने बोला कि रशियन सबमरीन भी हमारे यहाँ आती होगी। हाँ, तो सबमरीन्स कहीं पे भी कहीं चली जाती हैं। जब तक आप कहीं पे भी जा सकते हो, जब तक आप डिटेक्ट नहीं हो। डिटेक्ट नहीं हो रहे। जिस दिन आप डिटेक्ट हो जाओ तो बोलेंगे अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, बट एवरीवन नोज दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ या ओके, Platform. दिस इज इंटरेस्टिंग उसका पर्पस ही यही है। बिकॉज ये एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते आप, है ना, उसमें आपका डिटेक्ट हो जाएगा। उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर है। यू हैव टू टेक परमिशन। ये दिस इज इंटरेस्टिंग, ये मुझे नहीं पता था। सो इट इज सपोज्ड टू बी डूइंग गैदरिंग ऑफ। तो ये तो एक बहुत बड़ा टूल है, लाइक इट इज मोर पावरफुल देन एनी एजेंट और एयरक्राफ्ट और ड्रोन और सैटेलाइट व्हाटएवर। लाइक बहुत इंफॉर्मेशन पानी के अंदर से ही आप निकाल सकते हो किसी भी कंट्री की। It can go and sit in a place and observe. Yeah. And when it requires to do something, it can always do. So that's like a big deterrent, which is it. And This is very we are in dangerous. safe hands, I can say. दिस इज वेरी डेंजरस वेपन आई वुड से, या इट इज। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि 6 महीने तक कोई सबमरीन पानी में रह सकती है जो नॉन कन्वेंशनल वाली है, वो तो इंटरनेशनल किसी भी कंट्री की बॉर्डर पे जाके बैठी रहेगी वहाँ पे, कि अगर किसी को 4 महीने बाद कुछ प्लान करना है अटैक, वो 4 महीने पहले जाके बैठी होगी वहाँ पे, पता भी नहीं होगा दूसरी कंट्री को। तो नॉर्मली ऐसा होता है, क्या होता है कि हार्बर के बाहर जाके आप बैठ जाते हो, दूसरी कंट्री के। हाँ, हार्बर के एंट्रेंस पे बैठ गए आप, एंड नाउ यू कैन डिटेक्ट जो शिप जा रहा है उसकी प्रोपेलर की आवाज़ से पीपल कैन डिटेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स कैन नाउ डिटेक्ट कि कौन सा शिप निकला आज। मेरे ऊपर से आज INS विराट निकला, वो सबमरीन ने डिटेक्ट कर लिया बैठे बैठे, उसको दिखा ये गए, ये 5 शिप निकले, अच्छा कुछ चल रहा है अभी। So इसमें मैं ये बोलूँगा हर एक प्रोपेलर की एक नॉइज का एक टाइप होता है। Yeah. उसका प्रोपल्शन कैसा है, अगर वो गैस टरबाइन वाला है, अगर वो स्टीम वाला है, अगर वो डीजल वाला है, या फिर वो इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी ऑपरेटेड है, उसका नॉइज लेवल एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। एंड उसमें भी अगर उसका साइज कितना बड़ा है, इसका जहाज का, छोटा जहाज है बड़ा जहाज है, तो उसका प्रोपेलर छोटा, उसकी नॉइज लेवल, तो उसकी एक लाइब्रेरी होती है जहाज पे। Yeah. वो लाइब्रेरी के सिग्नेचर से पता लग जाएगा ये कौन सा जहाज है। बट ये थोड़ा सा अगर दूसरे को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, जैसे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो फ्लेयर छोड़ देते हैं अगर कोई मिसाइल आ रही है, तो इसमें अगर धोखा देना है, यस उसका भी है, उसमें काउंटर मेजर्स बोलते हैं उसको। अच्छा, तो यहाँ पे वो भी कर आप- सकते हैं कि हाँ, दूसरे को या तो डिटेक्ट ही ना हो, या फिर उससे लगे ये तो मछली है कोई। समथिंग लाइक दैट, बट सेम अंडर वाटर डोमेन के लिए वही सेम डिटेक्शन इवेजिव मेथड है कि अगर कोई इनकमिंग आपका टॉर्पीडो से आ रहा है तो उसको आप डाइवर्ट कर सकते हो कि वो कहीं और। तो वो सीक कर रहा है ना, इट इज इधर सीकिंग है नॉइज, और अब नॉइज कहाँ से आ रही है, जहाज में उसके प्रोपेलर से, तो दूसरे ने फायर किया उसके प्रोपेलर, तो आप नॉइज जनरेशन एक और कहीं सिग्नल भेज दो, वो उसके पीछे चले आएगा। समथिंग लाइक दैट, बेसिक प्रिंसिपल वैसा है। इंटरेस्टिंग। सो अभी जैसे ना विंटर में कनाडा की आपकी जर्नी पे भी आएंगे, आप दोनों कनाडा मूव हो चुके हो, तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा था कि कनाडा में विंटर में हम बोलते हैं यार घर पे बैठे रहते हैं, धूप नहीं होती बाहर, घर के अंदर फंसे हुए हैं, 2-3 दिन से बाहर नहीं निकले, स्नो स्टॉर्म है, डिप्रेशन हो रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहे। बट आपका सेम सिचुएशन है, आप अगर 45 दिन एक सबमरीन में हो और सर्कुलेटेड एयर है, राइट, और वैसा ही सिचुएशन है कि आपने धूप भी नहीं देखी है बाहर की, तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा ये होता होगा कि कई लोग डिप्रेस्ड होते होंगे, ऑल दो जितने भी मेंटली स्ट्रांग है, जितनी भी ट्रेनिंग करी है, कुछ होता होगा। एंड उसका फिर क्या उसका तो हमारा ऑन बोर्ड प्लेटफॉर्म में क्या है,
मैं प्लेटफॉर्म बार बार यूज वर्ड कर रहा हूँ आप. प्लेटफॉर्म एज इन सबमरीन. Yes. हाँ जी. So basically जो पूरा क्रू है is divided into a watch. So आपका वॉच सिस्टम इज लाइक अनलाइक अ शिप में यहाँ पे 4 घंटे का वॉच होता है, यहाँ 3 घंटे का वॉच होता है. Okay. सो एंड यू हैव अ डिफरेंट वॉच सिस्टम. इसमें यू डूइंग अ वॉच, आप अपने बंक में आके सो रहे हो, फिर आप अपना वट एवर हैविंग योर मील्स एंड दिस थिंग, एंड अगेन यू गोइंग फॉर अ वॉच. सो दैट रूटीन फर्स्टली इज कीपिंग यू बिजी. Okay. Now that goes on for 45 or 60 days, jitna depending on your duration of your this thing. Apart from that, there are a lot of activities on board platform. There's a internal television system is there. We carry with us films and cassettes are there, video films are there, CDs are there. There are birthday celebrations every day. Cake gets cut. Every day. किसी ना किसी का तो बर्थडे होएगा क्रू में से, तो एक बड़ा सा केक कटता है और वो पूरे जहाज पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. वो एक केक बनता है और वो सब गाते हैं. ईच एंड एवरी क्रू का बर्थडे इज सेलिब्रेटेड. जिसका उस दिन पड़ता है, सपोज सेलिंग में है, उसका सबका बर्थडे सेलिब्रेट होता है. और एक और चीज, जो पहली बारी बोट में डाइव करता है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, सपोज आप जहाज में फर्स्ट टाइम डाइव कर, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट सेरेमनी. आपको जिस डेप्थ में वो डाइव किया ना, उस डेप्थ का पानी सॉल्ट और निकाल के पूरा आपको बॉटम्स अप पीना है. ओके. दैट्स अ सेरेमनी. और वो ट्रेडिशन है जो फॉलो करते हैं इसमें. तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज. देयर इज अ न्यूज़ व्हिच इज रेड एवरी डे. एक न्यूज़ रीडर होता है, वो न्यूज़ कलेक्ट करता है. सो व्हेन वी रेस, जैसे हम पेरिस्कोप मतलब रेस करते हैं, वैसे हम ट्यूब भी रेस करते हैं, जो स्नॉर्कल बोलते हैं, वैसे एक एंटीना भी रेस करते हैं. अच्छा. तो यू कैन कैच ऑल ऑफ द न्यूज कि भाई इंडिया का T20 का क्या हुआ, क्या स्कोर था, यू नो कितना स्कोर किया रोहित शर्मा ने, वो सब. सो दैट कीप्स योर माइंड टिकिंग. या कि हम कनेक्टेड हैं दुनिया से, डिस्कनेक्ट नहीं हुए. यस. सो व्हाइल यू आर डूइंग योर थिंग आल्सो, सो इट इज बोथ एंटरटेनमेंट एज वेल एज यू आर डूइंग योर थिंग इन अ लाइटर मोड. अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे तो सीरियसनेस में तो डिप्रेशन तो आएगा ही. सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर. देयर इज रीडिंग मटेरियल. There are games which are there. The carom, छोटा सा जिम होता है अंदर. So people, I mean, who cycle होता है वहाँ पे एक छोटा सा, you know, if somebody really wants to do, he can do. Yeah. So वो अलग बात है, टाइम मिलता ही नहीं. That's up to you, मतलब. So you have to take out time for that. And so that's how. ये सब चीज़ें होती हैं. और जैसे आपने बोला कि सब भाई की तरह रहते हैं, तो वो बॉन्डिंग भी होती होगी. बट स्लीप पूरी होती है 8 घंटे? वो आपको निकालनी होती है. अच्छा. क्योंकि आपने बोला 3 घंटे होती है, फिर 1 घंटे रेस्ट होता है. बट लगातार 8 घंटे आप सो सकते हो. बोल रहे हो बिल्कुल, यू नो, बुक वाइज रूटीन चल रहा है. बट कभी कुछ ड्रिल हो गई, सपोज कोई इमरजेंसी हो गई, कोई डिफेक्ट हो गया, तो उसमें 6 घंटे लग गए. जैसे एक बार ही हुआ था, हमारा एक साइक्लोन आया था, तो हमें सरफेस करना पड़ा था. हमारा एक फ्लैप लीक कर रहा था. तो उस टाइम साइक्लोन में हम सरफेस करके हम लोग बेल्ट बांध के वहाँ पे केसिंग पे गए. केसिंग मतलब जहाँ पे वहाँ पे फ्लैप को खोल के वहाँ पे हमने उसका सीलिंग रिंग जो भी है वो सब चेंज किया. तो हमारे ऊपर से वेव्स हो गोइंग, और हमने रस्सी बांधी थी और हम लेटे हुए थे उसके ऊपर. सो और वो क्या होता है, जब खासकर जो सबमरीन जो है बोलो, वो पानी के अंदर तो बहुत ही स्टेबल रहता है, बट जैसे ही ऊपर आ जाता है सबसे ज्यादा, यू नो, इट रोल्स एंड इट्स अ सिगार शेप. अच्छा, तो आप बाहर थे? We were on surface because हमें surface में ऊपर जाके खोल के उसको रेक्टिफाई करना था, और ऊपर साइक्लोन था. तो 8 घंटे में ऊपर थे. सो उस 8 घंटे में मतलब ठीक है जब करना था, बिकॉज अगर हम डाइव करते तो पानी लीक होता धीरे धीरे उसमें, तो हमें वो रेक्टिफाई करना था. वो किया हमने, और फिर डाइव किया, और फिर ठीक रहा. तो मतलब कितना डिफिकल्ट है. थिंग्स आर मतलब देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज. यू विल नॉट गेट बोर्ड एंड डिप्रेस्ड, certainly that I can guarantee. Now I can understand. तो एक तो ये इमरजेंसी हो गई कि कुछ खराब हो गया, आपको फिक्स करना है. जैसे स्पेस सैटेलाइट में भी करते हैं जाके सूट पहन के. और क्या इमरजेंसीज कॉमन होती हैं? सो हम लोग ड्रिल्स करते हैं कि अगर फ्लडिंग हो जाए, फायर हो जाए, यू नो, दीज आर मेन कॉमन थिंग्स विच कैन हैपन. नाउ क्या है, इट्स बेसिकली अ सिलेंडर, इट हैज गॉट वॉल्स, लीकेजेस कैन हैपन, दैट इज अ नॉर्मल मटेरियल थिंग. But there is a way to you know, eliminate that, and उसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल. So that is also taught in the submarine school, which is a standard thing. कुछ डरने की बात नहीं है, it's a normal thing. अगर कुछ चीज़ पानी कहीं से आता है, so you just need to rectify it. फायर भी हो सकता है, तो फायर में क्या पड़ता है, इसी के लिए ड्रिल्स एंड इमरजेंसीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वो ड्रिल्स एंड इमरजेंसी रहेगा, so a person will know
अगर कंप्लीट डार्कनेस भी है, वो कौन सा वॉल्व है जो मेरे को यहाँ से करना है और यहाँ से बंद करना है. सो इनफैक्ट अगर कोई नया आदमी सबमरीन में आएगा, उसका सर यहाँ वहाँ पाइप में लगेगा, बट अगर आप इस पे हो तो आपको मालूम है कहाँ से ऐसे करना है, कहाँ से मालूम है, यू नो द रूट ब्लाइंड फोल्डेडली. सो इट्स दैट वे. एंड मुझे अब एक और डिफिकल्टी भी लग रही है कि आप इंडिया के बॉर्डर के पास पास नहीं हो, आप लेट से दूर हो कहीं, तब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप तो इतनी जल्दी आ भी नहीं पाओगे वापस. Yeah. So every time there is we give a kind of a check signal जाता है. So they know that where we are. Yeah. The concerned authorities know where we are, what we are doing, and where we have been sent. So that is all mission specific होता है उसमें. Right. So but moment you don't give a check signal back, that means there's an. So अगर आप एक मिस करते हो तो उसमें then ships are sent in that area just to see if there's something wrong. Yeah. That is a standard thing which is there. I think for all the navies they follow that, I guess, not just for. बहुत मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब हम तो गाजी मूवी जो देखी थी उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली थी हमें, चलो वो थोड़ा सा ड्रामेटिक करते हैं, बट अब जो चीज़ें माइन्यूट पता चल रही हैं मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर मैं बहुत सारे क्वेश्चन मिस भी कर रहा हूँ, सो अगर मेरे को ध्यान में आएगा पूछूंगा. बट आपकी स्टोरी पे आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, कि ये ऐसे पोस्टेड थे कि सबमरीन में पानी के अंदर और आप पानी के ऊपर इतनी बड़ी शिप में, एयरक्राफ्ट कैरियर. उसके बारे में कुछ बताइए, क्या एयरक्राफ्ट कैरियर होता है और आपको कैसे ट्रेनिंग के बाद में कैसा एक्सपीरियंस था आपका कि इतनी बड़ी शिप में आ गया मैं, कितनी बड़ी होती है, क्या फैक्ट्स होते हैं? हाँ, तो एयरक्राफ्ट कैरियर आर वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरशिप्स ओके इन द वर्ल्ड, किसी भी नेवी के पास. तो इंडिया के पास भी कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इस टाइम. So I was posted on an aircraft carrier called INS Virat. INS Virat was a original British carrier. उसका नाम था Hermes. फिर इंडिया ने उसको एक्वायर किया था 1987 में और वो फिर हमारे पास आया था. And it was in service for 20-25 years. तो उस शिप पे, that is a big ship, one of the biggest, और उसके ऊपर रनवे होते हैं, right? So that planes can take off. So it is like a moving airfield कह लो आप. और उसके खुद के वेपन सिस्टम्स अपने होते हैं, राइट, सम मिसाइल्स एंड ऑल दैट विल बी देयर, बट द मेन थिंग इज इट कैन लॉन्च एयरक्राफ्ट्स व्हिच आर फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स. सो देन इन ऑन दिस शिप देयर आर अबाउट 30 एयरक्राफ्ट्स. तो उसमें से कुछ फिक्स्ड विंग होंगे, मतलब जो फाइटर होंगे, और कई रोटरी जो हेलीकॉप्टर्स होंगे. तो कुछ मिक्स ऑफ दैट यू कैन हैव डिफरेंट वर्जन्स वर देयर की 20 ये तो 10 वो, या 15 ये तो 10 वो, whatever, right? So इतना बड़ा होता है. एंड ऑफ कोर्स ऊपर तो एयरफील्ड हो गया पूरा फ्लैट, एंड देन देयर इज अ स्मॉल आइलैंड स्ट्रक्चर जहाँ से शिप चला रहे हो, कैप्टन वैप्टन सब बैठे हैं, जहाँ से शिप चल रहा है. रडार है और वो रडार है, वो सब एक नॉर्मली साइड में होता है इनके, और पूरा बीच में रनवे होते हैं, राइट. फिर एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, और उसके नीचे वाले लेवल पे हैंगर्स होते हैं जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे, राइट. वो सारे टाइम ऊपर तो रहेंगे नहीं, बिकॉज यू हैव टू स्टोर देम समवेयर. ऊपर तो स्पेस चाहिए आपको रनवे के लिए, राइट. लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, थोड़े से आप पार्क कर सकते हो साइड में, बट बाकी सब फिर नीचे खड़े रहेंगे. एंड देन देयर आर लिफ्ट्स व्हिच टेक दीज एयरक्राफ्ट्स ऊपर. मतलब इतनी बड़ी बड़ी लिफ्ट्स होंगी कि आप एयरक्राफ्ट उस पर पार्क करोगे, एयरक्राफ्ट ऊपर चला जाएगा, देन यू टो इट आउट एंड टेक इट, राइट. सो ह्यूज शिप्स लाइक ये वाला जो विराट था, दिस वॉज अबाउट विच शिप के साइजेस हम डिटर्मिन करते हैं कि कितना पानी डिस्प्लेस करता है वो, ओके, राइट. हाउ मच ऑफ वाटर डज इट डिस्प्लेस. सो इसकी जो, एंड इट इज इन टन्स. सो दिस एयरक्राफ्ट कैरियर वाज अबाउट 25,000 to 30,000 टन्स. मतलब उतना अगर आप उसको पानी में डालोगे उतना पानी वो डिस्प्लेस करेगा. ओके. सो इट वॉज अ बिग थिंग. एंड जो इसमें लोग रह सकते थे वॉज अबाउट 2,000 पीपल. 2,000 इज लाइक अ सिटी, राइट, स्मॉलर सिटी. तो नॉर्मल टाइम में इसमें 1,200-1,500 लोग होंगे, बट जब एयरक्राफ्ट्स आएंगे तो फिर वो साइज बढ़ जाएगा. लाइक एयरक्राफ्ट के साथ उसके पायलट्स आएंगे, उसका क्रू आएगा, उसका मेंटेनेंस स्टाफ आएगा, एंड एवरीबडी विल कम, राइट. सो नॉर्मली व्हाट विल हैपन इज कि एयरक्राफ्ट कैरियर साइड में खड़े होंगे. व्हेन इट इज डिप्लॉयड, व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग सेलिंग, देन वो सारे एयरक्राफ्ट्स उस पर एम्बार्क करेंगे, मतलब आ जाएंगे, एंड देन दे विल सेल एंड व्हाटएवर इज द मिशन, राइट. सो ह्यूज शिप्स. And then, of course, 1,500 people there. So everything is there in these aircraft carriers. Like, like I was telling you earlier, a bar, dining hall. सब लोगों के लिए चपाती बनानी है,
राइट. सो खाने का पूरा सिस्टम, यू विल हैव gyms, this is people are doing स्विमिंग पूल भी होगा. स्विमिंग पूल नहीं था इसमें. बट यू कुड प्ले बास्केटबॉल एंड ऑल. Yeah. सो हैंगर में यू विल हैव बास्केटबॉल कोर्ट बना के रखा होगा. यू विल हैव रिंग्स ऑन द साइड एंड यू कैन प्ले बास्केटबॉल. You can play badminton and all. You will have a billiards table, table tennis table. दौड़ने के लिए आप दौड़ सकते हो, Yeah. right? And all that you can do. So it is like a floating city, and everything is there. So मतलब अभी तक जो मुझे समझ आ रहा है, उनका ज़्यादा डिफिकल्ट था कि सामान भी कुछ नहीं है, जिम फैसिलिटीज़ नहीं है, बट वो तब भी कह रहे हैं कि इतनी एक्टिविटीज़ होती है कि डिप्रेस नहीं होते. बट इस शिप पे अगर कोई पोस्टेड है तो कितने टाइम तक वो रहता है, लैंड पे नहीं आते? तो सिमिलरली इसकी भी डिप्लॉयमेंट साइकिल होती है, राइट. तो ये 3-4 महीने डिप्लॉय हो सकते हैं. एंड इनके कंपैरिजन में तो पानी के अंदर है, राइट. बट हम तो सरफेस पे हैं. तो आप क्या होता है, आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते. आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते. आप इंटरनेशनल वाटर्स में जा सकते हो. यू आर जनरली डिप्लॉयड ऑफ द बॉर्डर, राइट. यू कैन नॉट एंटर द बॉर्डर. एंड इफ यू आर एंटरिंग अ बॉर्डर देन यू विल टेक परमिशन, राइट. जैसे एयरक्राफ्ट्स लेते हैं कि अच्छा मेरे को एंटर करना है, और आप पहले से वो टाई अप करके यू विल एंटर द थिंग. बट अदरवाइज यू आर सेलिंग. बट इसमें फ़ायदा ये है कि यू कैन ट्रांसफ़र फ्यूल. अब ये फ्यूल पे चल रहे हैं, राइट. किसी टाइप का डीजल या सम इक्विवेलेंट फ्यूल इज देयर. तो यू कैन ट्रांसफ़र फ्यूल. सो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड रिप्लेनिशमेंट एट सी. तो क्या होते हैं, टैंकर्स होते हैं, जो ऑयल टैंकर्स, वारशिप्स ही होते हैं. वो आप कनेक्ट कर लेते हो अपना पाइप चलते चलते, राइट. यू आर सेलिंग एट सर्टन स्पीड. वो सारी साइड में आएगा, लगेगा, आप पाइप लगाओगे और उससे फ्यूल ले लोगे. ओके. आप रिफ्यूल करते रहोगे अपने आप को. ठीक है. सिमिलरली आपको खाना पीना चाहिए, तो खाना पीना भी ट्रांसफर हो जाएगा आपको. आप ऐसे रस्सी लगाओगे अक्रॉस और वो बैग्स में भेजते जाएगा. ओके. और यू सेंड योर हेलीकॉप्टर्स, दे विल पिक अप स्टफ एंड गेट इट बैक, राइट. सो दीज आर लाइक ह्यूज शिप्स. दे कैन बी डिप्लॉयड फॉर लॉन्गर पीरियड्स. एंड देन क्या होता है कि इनमें और भी फैसिलिटीज़ होती है. जैसे इसमें सर्जन्स होंगे, राइट. मेडिकल पूरा लाइक ऑपरेशन थिएटर था इनमें. डेंटल थिएटर था, एक डेंटल, वहाँ पे डेंटिस्ट वगैरह होंगे. और ऑफ कोर्स डॉक्टर्स तो होंगे नॉर्मली, राइट. सो अगर जैसे फ्लीट सेल कर रहा है, किसी सबमरीन में किसी को प्रॉब्लम हो गई, तो आप हेलीकॉप्टर भेजोगे, उस आदमी को उठाओगे वहाँ से और वो यहाँ पे लेके आएगा, और यहाँ पे उसकी सर्जरी होगी या जो भी होगा, राइट. सो इट इज सेलिंग इन अ फ्लीट, एंड स्मॉलर शिप्स आर सपोर्टेड बाय दिस at times, like for medical or some stuff. That's nice. आपने को इमरजेंसी किसी को हर्निया हुआ था, उसको बर्स्ट हुआ था. So he was in immense pain. So we had to surface, and he was picked up by a helicopter and then taken for to immediate aircraft carrier. पूरा synchronized है सब कुछ, है ना? हाँ. So that is. fleet when it sails together, तो carrier तो center में रहता है. It's like the king which is sailing, and rest all ancillaries, मतलब आपके बाकी जो भी क्लासेस ऑफ शिप्स होते हैं, लाइक डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, जो भी होते हैं, मिसाइल, यू नो, एंड सबमरीन्स ऑफ कोर्स. तो ये सब एक ग्रुप में फ्लीट में चलता है, मतलब, और उसका एक फ्लीट कमांडर होता है जो पूरी ऑपरेशंस देखता है. तो इस केस में जैसे आपके सपोर्टिंग शिप्स भी होंगे, आप भी सपोर्ट कर रहे हो, बट दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग यू. सो व्हाट हैपेंस इज देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की. एयरक्राफ्ट कैरियर, रशियन थ्योरी ये है कि अगर मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर है तो मैं ही सब कुछ हूँ, राइट. आई एम द किंग. सो इट विल हैव लॉट ऑफ वेपन्स अलॉन्ग विद इट. खुद एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वेपन्स होंगे, राइट. जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था पहले, वो ये था कि अच्छा आप एयरफील्ड हो, राइट, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और शिप्स हैं जिनके पास वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, किसी के पास गन्स हैं. आपके पास थोड़ा सा होगा वेपनरी, बट नॉट टू मच, बिकॉज एक तो वो जगह कंज्यूम कर रहा है, राइट. आपका शिप हैवी हो जाएगा तो फिर स्पीड कम हो जाएगी, एंड ऑल दैट, राइट. दोस पैरामीटर्स आर देयर. सो द कॉन्सेप्ट्स वर डिफरेंट, बट नाउडेज थिंग्स हैव चेंज्ड. बट इस विराट पे थोड़ा सा था, लाइक, यू नो, सम फ्यू मिसाइल्स, बट then it is sailing with the fleet, submarines are there who are protecting you. So it is the centerpiece, so to say. And then it is sailing. Nice. So सबसे, I mean, I don't know कि क्या आंसर होगा इसका, लेकिन अगर वेपन वाइज या स्पेस वाइज, साइज वाइज देखा जाए तो सबसे पावरफुल किस कंट्री के पास है एयरक्राफ्ट कैरियर? एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्रॉब्ली यूएस के पास है. ज़्यादा है उनके पास? हाँ, बहुत ज़्यादा है. सो द नेवीज, लाइक 10-11 नेवीज ही हैं वर्ल्ड में जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. ओके.
मतलब पहले तो 6-7 थी, अब 10-11 हो गई हैं. सो एट वन टाइम बियॉन्ड से यूरोप उस साइड पे सिर्फ इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर था. अब धीरे धीरे चाइना के पास भी है एंड थिंग्स लाइक दैट. Now some countries have, smaller countries like Thailand has, I think, a helicopter carrier. US has lot many carriers, maybe I think 15-20. And other countries like अभी UK ने अभी बनाया अपना नया वाला, वो सर्विस में आया है. फ्रांस के पास है. और कई कंट्रीज हैं जिनके पास हैं. रशिया के पास आई थिंक अब है कि नहीं पता नहीं. रशिया के पास होता था पहले. चाइना के पास है. सो या रशिया के पास सबमरीन्स ज़्यादा है. अच्छा. उनका कंसेप्ट अलग है, आई बिलीव सो. या वो स्नीकी वे में. So they feel that in case of any war, the deterrent सारी इंफॉर्मेशन हो is there and under the water. So I think they have. I'm not sure the quantity किसकी ज़्यादा है, but I think उनका focus is more on the underwater platform part. Yeah. मतलब मे बी उनकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी एडवांस्ड होगी. आई डोंट नो. Oh, they've been building for more than 100 years. उनका तो टेक्नोलॉजी is. मतलब सबमरीन में टॉप पे है रशिया. They are yes. Experience wise, I think they are way ahead. सो कभी ऐसे हुआ है कि अब उनकी सबमरीन हैं इतनी ज़्यादा, कभी डिटेक्ट हुई है तो रशियन सबमरीन घूम रही है आसपास? ऐसे डिटेक्ट तो मतलब ऐसे ओपनली कहीं डिटेक्ट हो तो इट्स लाइक अ मेजर एम्बैरेसमेंट, बट आई डोंट थिंक सो. बिकॉज आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी है दैट स्पेशली यू नो वेयर यू आर नॉट डिटेक्टेड अंडर वाटर विच इज देयर. You have various means of stealth technologies are there. कि like एक आपने मूवी देखी होगी दी हंट फॉर रेड अक्टूबर, एक बहुत फेमस फिल्म है, शॉन कॉन्ट्री की आई थी. इसमें एक रशियन बोट डिफेक्ट कर जाता है, तो वो पूरी बोट लेके डिफेक्ट कर जाता है बिकॉज उसका प्रोपल्शन ऐसा था जो मतलब 1960s की मूवी है. वो कैटरपिलर प्रोपल्शन बोलते थे कि जब वो प्रोपल्शन मोड में आ जाता था उसको कोई भी वेसल डिटेक्ट ही नहीं कर पाता था. इट यूज्ड टू बी रिजेंबलिंग अ फिश नॉइज. So he managed to take the boat out and sail into safer zone. Yeah. और उस टाइम पे yes. इतने so साल now पहले. we're talking about you know, so अब तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. पाएंगे. You can't say anything कि कौन कहाँ पे है actually nowadays. एंड एयरक्राफ्ट कैरियर भी है रशिया के पास. एयरक्राफ्ट कैरियर्स आई थिंक अब एक आध है, बट लाइक ही वाज सेइंग दे हैव मोर सबमरीन्स देन एयरक्राफ्ट कैरियर्स. बट यूएस हैज लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स. और यूएस को इसलिए चाहिए कि वो like हर जगह it is like what should I say, supporting, interfering, whatever you call it, right? They want to send their forces. So the simplest way to send your forces, just send a aircraft carrier, right? तो क्या होता है कि अब वो एयरक्राफ्ट उड़ सकता है और एयरक्राफ्ट की रेंज है से 600 किलोमीटर आसपास. तो आपने वो पूरा रेडियस कवर कर लिया, राइट? जहाँ पे आपने डिप्लॉय किया वो आपने कंट्रोल कर लिया एरिया, राइट? So it is a very easy way to control. But then it is very easy to probably attack the carrier also because it is a big ship. इसीलिए इसी पॉइंट पे आ रहा था मैं. इट इज़ वेरी इजी कि अगर किसी कंट्री के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत इजी है, उसको ही उड़ा दो. उनका सारे एयरक्राफ्ट का. It is like a sitting duck, but it never sails alone. That's the thing. It sails with the ancillaries जो उसको सपोर्ट करती हैं. सपोर्ट करेंगे. बट आपको ये भी देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, बिकॉज उसके पास क्या है, ऊपर है जहाज, और वो जहाज का कितना है वो जाके अटैक करके वापस आ सकता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, so but it's also little bit you know prone for easily detected and attack. So it has got a shield kind of thing which sails with the fleet. तो सबसे मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी यही होती होगी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाया जाए. हाँ, तो उसका प्रोटोकॉल होता है, लाइक ही सेइंग ना, फ्लीट होता है तो उसके स्क्रीन्स होते हैं कि एक स्क्रीन होगा जो एंटी एयर देख रहा है, एयर की तरफ देख रहा है कि ऊपर से तो कोई नहीं आ रहा. एक एंटी सबमरीन देखेगा कि सबमरीन तो नीचे से नहीं आ रही, तो उसका एक स्क्रीन होगा मतलब 2-3 शिप होंगे जो वो डिटेक्ट कर रहे हैं. उनकी ड्यूटी ये है कि आप चारों तरफ चेक करोगे कोई सबमरीन तो नहीं आ रही इस रेडियस में. नीचे से की गेम की तरह जैसे. एग्जैक्टली कहाँ डिप्लॉय क्या किया है. और ये ड्रिल्स आपकी होती होंगी नॉर्मली भी, राइट? हाँ, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं. और फिर आप क्या करोगे कि विद इन द नेवी ओनली आप 2 फोर्स बना दोगे. नॉर्मली उसको बोलते हैं एक को ब्लू फोर्स और एक को रेड फोर्स. फिर आप गेम खेल रहे हो, वॉर गेम्स बोलते हैं इसको. तो एक हाँ, तो फिर ब्लू और रेड फोर्स लड़ेंगे और कुछ अटैक भी करेंगे. हाँ, अटैक भी करेंगे, बट ऑफ कोर्स रियल अटैक नहीं होगा, बट डैमेज नहीं होगा, बट पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा. तो ये टीम ए टीम बी के फ्लीट में सबमरीन्स भी होती थी. हाँ, तो पूरा होगा. पूरा सबमरीन आल्सो पार्ट ऑफ द फ्लीट ना. वी आर नॉट अलग से. मतलब वो सबसे डेंजरस वेपन है ना, वो नीचे से जाके अटैक कर सकते हैं. सो
सबमरीन से एयरक्राफ्ट कैरियर को टॉर्पीडो से कर सकते हैं अटैक? अच्छा, क्योंकि वो तो ऊपर है, मतलब सबमरीन को फिर ऊपर आना पड़ेगा ना. देयर हैव बीन सबमरीन्स व्हिच आर सो क्वाइट, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के नीचे सेल कर रहा है, उसके प्रोपेलर्स के आगे बिल्कुल, और वो पता नहीं लग रहा, एंड वो उसको ट्रैक कर रहा है. Yeah. तो इसके ऊपर एक कौन सा कहानी थी, मैंने, हाँ, जापानीज ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था. किसने? जापानीज ने. अच्छा. ये 40s या 50s की बात है, आई माइट बी लिटिल ऑफ द डेट्स. सो दे वांटेड टू कीप इट ऑफ द यूएस. तो उन्होंने क्या किया, वो 70-80% कुछ कंप्लीट हो गया था, एंड दे वांटेड टू स्पीड इट अप, एंड they don't want to keep it in the harbor because it's like an open thing, so they wanted to place it somewhere else. So उसके लिए कुछ उसको स्पेशल ऑपरेशन में उसको सेल कराया गया. बट बीच में एक उसका इंटरेक्शन हुआ एक यूएस सबमरीन के साथ, जो उसको काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा था. बट सबमरीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अकेले तो जाता नहीं, उसके साथ एंसिलरीज भी थी, तो वो भी साथ में उसको, मतलब अवॉइड करने के लिए दे वर सेलिंग विद देम. बट वो ट्रैक करता रहा उसको ऑलमोस्ट 1 महीना, और फाइनली उसने 2 टॉर्पीडो से उसको सिंक किया, जो उनका नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना था. Yeah. सो इट्स, आई एम जस्ट सेइंग, वॉर में मतलब या बट सबमरीन भी मतलब लाइक अगर एक बार डिटेक्ट हो जाए Yeah. तो टॉर्पीडो शिप्स के पास भी होते हैं, यस, राइट. एंड एक बार क्योंकि अब सबमरीन पानी के अंदर है, राइट, शिप स्टिल कैन सेल फास्टर और वट एवर, बट सबमरीन हैज दोज मनूवर्स, बट सबमरीन it is slower, and if a torpedo is there, it is capable of destroying it very easily. शिप को लगा ठीक है, आपका कुछ हुआ, डैमेज हुआ, आपने रोका, एटलीस्ट लोग तो जंप कर गए कुछ. सबमरीन में ये है कि एक बार अगर टॉर्पेडो लगा श्योर शॉट, तो पूरे गए, मतलब पूरा क्रू गया. अगर 300 का क्रू है, सो या इट इज. सो सबमरीन पे 300 लोगों का क्रू होता है? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्लेटफॉर्म. दैट्स ह्यूज. 150 से लेके 300 तक भी है. हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा था दैट देयर आर वेज ऑफ एस्केप फ्रॉम अ बोट ऑल्सो. Yeah. जैसे आपने एक रशिया की एक सबमरीन थी कोर्स, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो कोई एक्सपेरिमेंटल टॉर्पेडो आई थिंक दे वर कैरिंग, और वो अंदर ही एक्सप्लोड हो गया. सो प्रोटोकॉल में सारे कंपार्टमेंट्स आर सपोज्ड टू बी केप्ट क्लोज ड्यूरिंग दिस थिंग, बट आई डोंट नो, ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, फ्लडिंग हैपेंड अप टिल द ऑलमोस्ट लास्ट बट वन कंपार्टमेंट. और लास्ट वाले पीपल वर अलाइव फॉर 3-4 days, but because of the bad condition of the sea and weather condition, they could not be rescued. तो उसमें उसकी बॉडी के पास जो फाइनली को रिकवर किया, उसने एक नोट लिखा था, चिट्ठी लिखी थी अपनी वाइफ को. वो बोल रहा था कि आई एम नॉट एबल टू सी, द ऑक्सीजन लेवल इज गोइंग डाउन, बट ही वांटेड टू गिव अ लास्ट मैसेज. तो वो पड़ा हुआ था उसके पास. तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर पीपल हु कैन सर्वाइव देयर, बट देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इवन गोइंग आउट ऑफ द सबमरीन व्हिच इज देयर. एस्केप ट्रेनिंग में यही तो सिखाते हैं आपको, वो पूरा सूट पहन के सपोज टू बी गोइंग अप. बट अगर कंडीशंस ऐसे हैं, और जैसे बता रहे हैं, सो इट इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज मच मोर देयर, देयर इज नो डाउट. सो ये कॉन्सेप्ट उसी टाइम पता चला था मेरे को. शिप का नाम भूल रहा है जो टाइटैनिक देखने गई थी, ओशियन समथिंग था आई थिंक. सो उसमें पता चला था कि इम्प्लोड होता है अंदर. Yes. पानी के अंदर एक्सप्लोड नहीं होता, इम्प्लोड होता है. सो वो तो टॉर्पीडो तो ठीक है, वो तो टॉर्पीडो से फिर इम्प्लोड भी होगा, राइट? बट वैसे भी किसी कुछ आई डोंट नो डैमेज हो गया, क्योंकि वो टाइटैनिक वाली जो गई थी सबमरीन, वो इम्प्लोड हुई थी, उसमें तो कोई टॉर्पीडो अटैक नहीं हुआ था, वो फॉल्ट था. इम्प्लोड इसलिए हुआ बिकॉज इतना प्रेशर है बाहर. Yeah. एज यू गोइंग डाउन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग. एवरी 10 meters 1 bar प्रेशर इज इंक्रीजिंग एज यू गो डाउन. सो जितना नीचे आप जाएंगे, तो इट इज़ लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, इट विल जस्ट क्रश. सो जो स्टील होता है उसका भी एक सर्टन डेप्थ होता है, जितना उसका प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है. एंड उसमें उसका टेस्टिंग इज ऑल्सो डन अप टू क्रशिंग डेप्थ. सो बेस्ड ऑन दैट उसकी डेप्थ डिसाइड होती है इस प्लेटफॉर्म की, कि कब तक ऑपरेट कर सकता है, मैक्सिमम डाइविंग एंड मैक्सिमम क्रशिंग डेप्थ. तो उस बेस्ड ऑन दैट उसका स्टील स्ट्रक्चर, उसका थिकनेस, ऑल दोज थिंग्स. तो आप मेजर करते होगे कि इससे ज्यादा नीचे हम नहीं डाइव कर सकते. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इस प्लेटफॉर्म को इससे नीचे नहीं ले जा सकते. नहीं ले जाएंगे. सो दैट्स लेट प्रोटोकॉल. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जब भी अटैक होता है कि हाँ हमारा एयरक्राफ्ट क्या अटैक कर दिया, बहुत न्यूज़ में आता है, सबको पता होता है. ये तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पता ही नहीं है. मतलब मुझे नहीं लगता, आई एम श्योर जो देख रहे होंगे उनको
बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और नई चीज़ें पता चलेंगी, इससे मुझे भी नहीं इतना आइडिया था। बट ये पूछना चाहूँगा कि जब कोई ऐसा इंडिया पे अटैक होता है, कोई एयरक्राफ्ट से हो रहा है ऐसे कुछ, तो आप सब भी अलर्ट होते होगे सी में, तो क्या सिचुएशन होती है उस टाइम पे? बिल्कुल ड्रिल तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अब तो एक्चुअल में अटैक हो गया। सबसे पहले तो छुट्टी कैंसिल हो जाती है। अच्छा कि आ जाओ फ्लीट में, आ जाओ सबमरीन में, कहीं पे भी हो चिट्ठी आ गया। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट चिट्ठी, तो आज तो मतलब आजकल तो मस्ट बी डिफरेंट वेज, बट SMS या कुछ हो जाता होगा, आई एम नॉट श्योर। बट पहले तो टेलीग्राम आ जाता था कि भाई लीव कैंसिल, रिपोर्ट बैक। और उसके बाद ऑन बोर्ड आए, उसके बाद तो वो न्यूज़ और हालात से ही पता लग जाता है। जैसे अगर न्यूज़ आ रही है मतलब कि ऐसा कुछ है, माहौल है, तो और अगर आ गया दैट मीन्स यू आर सपोज्ड टू बी स्ट्रेट अवे कमिंग बैक। एंड देन इट डिपेंड्स दैट आपका कहाँ, आपका प्लेटफॉर्म या जहाज कहाँ पे जा रहा है, जो भी डिसाइड करते हैं मतलब व्हाट इज द मिशन व्हिच इज सपोज्ड टू बी देयर, एंड देन दैट्स हाउ इट इट्स स्पेसिफिक टू दैट। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको। सो देन इट इज कि डिपेंडेंट कि अच्छा आप आपका फ्लीट किधर डिप्लॉय हो रहा है, राइट? से आपका गल्फ में जाना है, व्हाटएवर, राइट? यू आर डिफेंसिव और ऑफेंसिव, एंड देन यू विल हैव योर ऑर्डर्स, राइट? एंड ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ऑलरेडी रिटन होते हैं कि अगर यहाँ से अटैक आएगा तो आपको क्या करोगे। उस टाइम ज़्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजिकली आपको बोल दिया जाएगा, आप वहाँ जाओगे, फिर तो आपको देखना है कि अच्छा क्या हो रहा है उस एरिया में या सिनेरियो में। बट ओवरऑल आपके सारे प्रोसीजर्स सेट होते हैं दिल से कि ये फॉलो करना है ऑर्डर, यहाँ जाओ। अच्छा, सबमरीन की तो मैं बात बता सकता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये भी नहीं मालूम होता। आपको नहीं पता होता? सो वी आर टोल्ड कि सेलिंग है, इतने बजे आना है, परसों सेलिंग है। अच्छा ठीक है, तो परसों मतलब उससे थोड़े कुछ घंटे पहले आके टू प्रिपेयर बाहर सेलिंग के लिए, तो वो एक ड्रिल या प्रोसीजर होता है। वो करने के बाद जब आप निकल जाते हो, क्लियर हो जाता है और डाइव करते हो, उसके बाद सेलिंग ऑर्डर CO खोलता है, वो टॉप सीक्रेट होता है। तो आप अगर जाने से पहले सपोज गलती से भी बता दिया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इतने दिन में आऊँगा, सो इट्स अ लीक ऑफ इंटेलिजेंस एक्चुअली, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। सो मतलब उसमें यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। मतलब आपने ऐसी मतलब इन गुड फेथ किसी को बोल दिया, बट दैट्स हाउ वॉर्स आर वन और लॉस्ट, आई गेस। सो इट्स अ प्रोटोकॉल दैट इट्स ओपन ओनली आफ्टर यू सेल, एंड देन यू डिसाइड कि भाई ओके वॉट एवर द CO डिसाइड्स जो कि कहाँ क्या करना है, कैसे। इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबमरीन का मुझे लग रहा है कि सारे सीक्रेटिव मिशन होते हैं, है ना? क्योंकि आपका तो पता, आपको पता होगा आई थिंक कि कहाँ सेल कर रहे हो, कहाँ है लोकेशन, दिख ही रहा है, सैटेलाइट में दिख रहा है। हाँ, सैटेलाइट में दिख रहा है, बट आपको ये नहीं बताया जाता है कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, राइट? अच्छा, बिकॉज फिर इंटरप्रेट हो सकता है, लोगों को पता चल सकता है कि क्या मिशन है। इससे बोला कि अच्छा 60 दिन के लिए जा रहे हो, आपको रफली पता होगा कि अच्छा ये लंबी सेलिंग है, ये 60 दिन में होगी या 10 दिन में आ रहे हो। टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, कितना है ये नहीं। अच्छा, क्योंकि आपको ये भी तो दिख रहा है ना कि राशन कितना लोड हुआ, वो सब आप खुद भी तो देख रहे हो, जज कर ले, राइट? बट देन इट इज नॉट एक्चुअली, ये नहीं बोला जाएगा कि 27 तारीख को आप वापस आ रहे हो। दो वो कैप्टन को पता होगा कि 27 तारीख को वापस आ रहे हो, बट नोबडी एल्स विल जनरली नो। बट आज की डेट पे क्या है कि ये तो टेलीग्राम और उसकी बात कर रहे थे। आज की डेट पे तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि अभी बीच में कुछ एक किस्सा हुआ था, अभी भी नहीं, मे बी 8-10 साल पहले, कि किसी ने लिख दिया कि अच्छा रीचिंग गोवा ऑन सो एंड सो, और वो उनकी वाइफ ने पोस्ट कर दिया कि, और फिर इंक्वायरी हो गई बड़ी सी कि हाउ डिड इट हैपन एंड दिस एंड दैट, राइट? सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल। आजकल तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कहीं चली जाती है। सो अब तो हमारे यहाँ तो फ़ोन भी नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक सरफेस पे नहीं आओगे तो फ़ोन कहाँ से पकड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे तो सरफेस पे तभी आते हैं जब आप हार्बर का एंटर कर रहे हो, तब लोग वेट कर रहे थे, नेटवर्क आया नहीं आया नहीं आया, अच्छा अब कर देता हूँ बेबी को मैसेज, हाँ मैं बस एंट्री हार्बर, तो फिर ठीक है, फिर तो आप मतलब जस्ट अबाउट कुछ ही घंटों में कर रहे हो, अदरवाइज कहाँ नेटवर्क है। दैट इज इंटरेस्टिंग, मतलब आप फोन यूज कर सकते हो। नहीं फोन कहाँ नेटवर्क होगा, इनका भी बीच समुद्र में तो नेटवर्क नहीं है ना। बट हाँ, कोस्ट पे अगर आप कोस्ट के पास आए हो तो नेटवर्क फिर आ जाता है, और देन समटाइम्स यू कुड यूज इट। अगर कोई स्पेशल एक्सरसाइज चल रही है या आप कुछ कर रहे हो तो देन दिल से डोंट यूज इट। बट अदरवाइज अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कुछ सेलिंग कर रहे हो, उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्लाइंग प्रैक्टिस, राइट? तो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, पायलट्स को ट्रेन करना आपने, राइट? क्योंकि taking off from an moving platform is very very difficult, right? Normal flying is difficult, but अगर moving
आप इससे मूव करके टेक ऑफ कर रहे हो और लैंड कर रहे हो मूविंग पे, बड़ा इज अ डिफिकल्ट थिंग, एंड स्पेशली एट नाइट एंड ऑल दैट, राइट? सो देयर इज कंटिन्यूस ट्रेनिंग हैपनिंग. तो अगर आप इस टाइप की ट्रेनिंग में चल रहा है और कुछ ऐसा है नहीं, एंड यू आर सेलिंग ऑफ द कोस्ट, देन समबडी विल अनाउंस ऑन द ऊपर, कैप्टन अनाउंस करेगा कि मोबाइल सिग्नल इज कमिंग, एंड तो फिर अपने सब फोन लेके खड़े हुए बाहर और बात कर रहे हो. नाइस. मतलब अभी आप हार्बर पे नहीं आ रहे हो, बट बॉर्डर के पास हो तो कर सकते हो. लैंड के पास, लैंड के पास सिग्नल अगर आ रहा है, ऐसे 20-30 किलोमीटर हो, कई बार वेदर और उसकी वजह से सिग्नल आ जाता है, तो इट बी अनाउंस कि सिग्नल आ रहा है, यू नो, पीपल आर टॉकिंग टू. लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा चैलेंज आता होगा, मतलब क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो सबमरीन, जब तक आप लैंड के पास नहीं आओगे, ऊपर आओगे, तो तब तक आप नेटवर्क नहीं आएगा. लैंड के पास तभी आओगे जब आप सरफेस कर रहे हो, अदरवाइज लैंड के पास क्यों आओगे? और अगर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ लैंड के पास आ रहा है और सरफेस नहीं करना, दैट मीन्स दैट्स you're somewhere else for doing something else. तो फिर आपको थोड़ा टाइम लग जाता होगा, है ना, कि घर पे बात नहीं करी. वो तो आई थिंक हमारी सारी फैमिलीज को मालूम है. अगर आप लंबी जा रहे हो तो मतलब 1 महीने तक नो कॉन्टैक्ट. सो आप गेस ही कर रहे हो सब ठीक है. नो न्यूज इज गुड न्यूज, आई गेस. सो लेट्स से आप दोनों ड्यूटी पर हो 30 days 40 days, तो उसके बाद कितना गैप आता था बिफोर नेक्स्ट ड्यूटी, कि आप घर जा रहे हो 10 दिन के लिए जाते थे, 15, या डिफाइंड नहीं था? नहीं, वो डिफाइंड एक्चुअली ह्यूमन फैक्टर पे नहीं है. वो मशीन पे डिपेंडेंट है. जैसे अगर एक शिप है तो क्या होगा कि वो चला है, ऐसे इंजन आज जैसे होते हैं, जैसे गाड़ी के होते हैं, राइट, कि इतने दिनों बाद आप ऑयल चेंज कराओगे 10,000 किलोमीटर. ठीक है. सेम वे शिप्स का और इवन सबमरीन्स का सेम प्रोटोकॉल होता है कि अच्छा इतने दिनों बाद आप ये ओवरऑल करोगे. ठीक है, इंजन ओवरऑल होगा, कुछ डीजल्स आपके ओवरऑल होंगे, कुछ और होगा, रेडार ठीक करना है, राइट. तो फिर आप उसके लिए आपको टाइम मिलेगा कि अच्छा 30 दिन आप ये रिपेयर और ये सब ठीक ठाक कराओगे, 30 दिन के बाद यू आर रेडी टू गो. तो सिमिलरली आप कभी 30 दिन हो सकता है, कभी 1 साल भी हो सकता है, राइट. कुछ बड़ा रिपेयर चल रहा है, आपको हल बाहर निकाल के डॉक पे लेके रखना है, हल को रिपेयर करना नीचे से, राइट. सो यू विल डॉक द शिप, देन यू विल कट द प्लेट, नहीं लगाओगे, जो भी करोगे आप, सो इट विल टेक सम टाइम, राइट. सो वो 1 साल के लिए अब अंदर है, डॉक पे. देन इट इज डॉक से निकला, वापस आ गया, नाउ इट्स सर्विसेबल. अब आपको वो डिप्लॉय करेंगे कि अच्छा अभी 60 दिन चले जाओ, फिर 10 दिन आ गए, फिर चले जाओ 60 दिन या 90 दिन, वट एवर, राइट. बट देन वो साइकिल में चलते हैं. ओके. तो 60 दिन फिर आप घर जा सकते हो. 60 दिन जैसे अगर आप हार्बर में हो, तो देन व्हाट यू कैन डू इज, वो फिर ऑफिस टाइप हो जाता है थोड़ा सा, लाइक कि आप सुबह गए, शाम को आ गए. ओके. बट अगर आप जैसे वॉच सिस्टम में बोल रहे थे, तो पूरा शिप एक वॉच सिस्टम फॉलो करता है. तो वॉच सिस्टम बेसिकली ये होता है कि शिप्स पे नॉर्मली 3 दिन की साइकिल चलती है अगर आप हार्बर में हो. तो एक दिन आप 24 घंटे रहोगे पूरे टाइम, राइट. 24 घंटे आप उधर ही हो शिप पे. अगले दिन आप अपना नॉर्मल 8 घंटे करोगे, चले जाओगे. तीसरे दिन 8 घंटे करोगे, चले जाओगे, फिर 24 घंटे वापस. तो नॉर्मली 1 in 3 साइकिल कहते हैं इसे. तो अगर पीस टाइम है, कुछ ऐसा गदर नहीं चल रहा, तो आप ये फॉलो करोगे. तो आप जैसे 2 दिन घर जा सकते हो, 1 दिन आप शिप पे रहोगे. सो सबमरीन में मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि कितनी टाइम सेलिंग करते हैं वो, बिकॉज वो इट विल गिव आउट लॉट ऑफ थिंग्स. सो सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर 50 बोट्स. पहले हर एक बोट के ऊपर नंबर्स होते थे. बोट्स और सबमरीन, सबमरीन को बोट्स बोलते हैं. ठीक है. सो जैसे जर्मन यू बोट्स बोलते हैं, सो दैट्स हाउ द बोट टर्मिनोलॉजी इज कम. सो पहले बोट्स के ऊपर नंबर्स होते थे, लाइक सर्टेन नंबर इज देयर. बाद में पता लगा कि नियर बाय बॉम्बे में एक होटल है, सम होटल के ऊपर से पर्सन यूज टू ऑब्जर्व कि ये वाला नंबर ही अंदर बाहर ज़्यादा जा रहा है. अच्छा. सो उससे ऑपरेशनल स्टेटस पता लग गया कि भाई इनके इतने प्लेटफॉर्म्स जाते हैं, बाकी नहीं जाते. ओके. समझ गए आपको? इतनी बोर्ड्स जाती हैं, एक नहीं जाती है, इतनी नहीं ऑपरेशनल है. उसके बाद सारे नंबर्स को ब्लैक पेंट कर दिया. ओके. कि पता नहीं चला कौन सी वाली जा रही है, कौन सी नहीं जा रही. और दूसरी बात, जब भी कोई सबमरीन जाता है वो रात को ही जाता है, और एंटर भी करता है और रात को ही जाता है, दिन में नहीं करता. तो अब तो और एडवांस्ड हो गए हैं, राइट. अब जैसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे खड़े हो जाओ, बॉम्बे में बड़ा हार्बर है नेवी का, राइट. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से नीचे दिखता है कि कौन कौन खड़ा है, राइट. आपको दिख रहा है सबमरीन दिखती है. सबमरीन तो सरफेस पे खड़ी है ना. जब हार्बर में है तो सब सरफेस पे है, शिप भी सरफेस पे खड़ा है. वहां से बाइनोकुलर्स लेके कोई ऐसे बता सकता है कि 1 2 3 4 अगर किसी को मतलब पता हो.
तो पहले तो नंबर्स होते थे, वो नंबर्स देख के बताया था कि भाई यही बाहर जा रहा है, यही जा रहा है. तो दैट वाज बेसिकली गिविंग आउट द स्टेटस कि भाई कितने काम करते हैं, कितने नहीं काम करते, विच इज नॉट अ गुड थिंग. तो उन्होंने सब में पेंट मार दिया. अब कौन सा जा रहा है, कौन सा जा रहा है, ये नहीं मालूम है आपको. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं कि रशिया के पास ऑलरेडी है बट इंडिया के पास नहीं था अभी तक. वो बना रहे हैं अंडरग्राउंड सबमरीन हार्बर. कब पेन बोलते हैं. जैसे टनल्स हैं, ठीक है, टनल्स के अंदर जाके वो खड़ी हुई हैं, वो उनका हार्बर है. अब आप ऊपर से नहीं देख सकते कि कितनी खड़ी हैं अंदर. और जब वो डिप्लॉय होंगी तो वो वहीं पे डाइव कर लेंगी टनल के अंदर, रात को निकलेंगी. अब आपको पता नहीं है कि कौन निकला कौन अंदर है. सैटेलाइट भी नहीं देख पाएगा. तो कोई नहीं देख पा रहा. सैटेलाइट भी नहीं देख रहा क्योंकि आप टनल मतलब एक कवर्ड स्ट्रक्चर के नीचे हो. तो रशियन ने बिल्ड कर लिया. रशियंस के पास बहुत टाइम से है, अमेरिकन के पास है, बट अब इंडिया के पास भी हो रहा है. So, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं. वो सब इट्स वेरी हाई लेवल थिंग. Even you and my, I don't know. No, it is on the internet, so yeah, whatever. वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मेरे तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होंगे. बट अभी एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि जैसे आपने बोला इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑफ एंड लैंड ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर. सो क्या उसमें पायलट के लिए तो आई एम श्योर डिफिकल्टीज होती होंगी. क्या चैलेंजेस होते हैं? बिकॉज रनवे छोटा ही है, चाहे जितना बड़ा शिप है, बट लैंड पे जो रनवे होता है उससे तो छोटा ही है. yes. एंड मैंने देखा भी है कि जब वो लैंड होता है तो एक हुक सी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोप होती है, उससे वो रुकता है. बिकॉज आई थिंक उसमें अगर वो ना अड़े तो वो सीधा ही चले जाएगा, वो लैंड ही नहीं करेगा. राइट. सो ये डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट्स होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं. तो जो विराट था उसमें क्या था कि जो हमारे पास एयरक्राफ्ट थे वो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग बोलते थे. STOL कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को. और वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस पे थे जो जहाज़ का नाम था सी हैरियर्स, ब्रिटिश जहाज़ थे. वो वर्टिकली भी टेक ऑफ कर सकते थे और वर्टिकली भी लैंड कर सकते थे. तो वर्टिकली टेक ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी नोजल्स हैं, जेट नोजल्स, आप उनको रोटेट करोगे. राइट. तो वो रोटेट करके ऐसे टेक ऑफ करेगा और फिर चला जाएगा, फिर रोटेट करेगा और आगे जाएगा और आते हुए उल्टा करेगा. राइट. बट इस पे लैंड करने के लिए आपको, क्योंकि शिप भी मूव कर रहा है, राइट, और आप भी मूव कर रहे हो, देन यू हैव टू रोटेट इट एट certain speed and angle, and then you have to land on it. It's a very difficult maneuver actually. I guess that's pilot skill. So, but for the ship, what happens is कि एक फायदा एयरक्राफ्ट कैरियर का ये है कि आप हवा जैसे जहाँ से आ रही है, when you want to take off, you want maximum lift. एयर विंग्स पे लिफ्ट चाहिए. तो आप क्या करोगे, टर्न कर दोगे एयरक्राफ्ट कैरियर को विंड के अंदर, जहाँ से भी विंड आ रही है. राइट. तो आपने वहाँ टर्न कर लिया. अब आपने जब टर्न कर लिया तो देन व्हेन द एयरक्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको कम वो लगेगा, इट विल टेक ऑफ फास्टर. राइट. एंड द रनवे इज वेरी स्मॉल. लाइक विराट पे उसकी लेंथ थी 750 फीट करीब, और जो रनवे होगा वो 700 फीट का होगा. राइट. सो इट विल टेक ऑफ, मतलब मिनिमम 700 में तो करना ही है, बट समटाइम्स यू नो देयर टू ट्रेन द पायलट्स, सम पायलट्स विल डू इट बिटवीन 250 फीट. जस्ट 250 फीट पे वो टेक ऑफ कर जाएगा. अच्छा. बट देन दैट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स लाइक एयरक्राफ्ट का लोड कितना है, उसमें मिसाइल्स कितने कैरी कर रहा है वो. राइट. अगर लोड बढ़ जाएगा तो इट वांट्स लॉन्गर रनवे. सो देन ऑल दैट हैपेंस एंड यू नो सो डिफरेंट स्टफ. और रात के टाइम तो और ही मजा है. राइट. रात के टाइम क्या है कि क्योंकि सारा अंधेरा है. राइट. अब ओशन में तो आप लैंड की तरह है नहीं, कोई लाइट तो है नहीं. बट रनवे पे लाइट्स नहीं होती. रनवे पे लाइट्स होती हैं, बट अगर आप एक्चुअली वॉर टाइम में आप लाइट्स जलाओगे तो आप भी सिटिंग डक हो, किसी ने आपको देख लिया. राइट. तो नॉर्मली क्या होगा, लाइट्स ऑफ होंगी. और जब वो आ रहा होगा रिकवरी के लिए, देन यू विल वांट टू स्विच ऑन योर लाइट्स. राइट. या आप क्या करोगे, आप फुल मून, जब मून थोड़ा हाई हो उस टाइम आप ये सब प्रैक्टिस कराओगे. तो लाइट वाइट भी ऑन नहीं होंगी ज़्यादा. राइट. एंड मून में उसको ऊपर से दिख रहा है कि कहाँ हूँ मैं, एंड नाउ इट विल कम बैक. राइट. और इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो लाइक डिफिकल्ट होती है. सो अ न्यू पायलट इज देयर, समटाइम्स दे गेट लॉस्ट. राइट. उनको पता नहीं चलता अंधेरे में कहाँ जाना है. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल हैव अ एयरक्राफ्ट कैरियर नियर टू अ डाइवर्जनरी बेस, एक बेस जहाँ पे एयरफील्ड हो पास में, जो उस एयरक्राफ्ट की रेंज में होगा. तो यू विल डू दैट प्रैक्टिस नियर बाय. से एयरक्राफ्ट गेट्स लॉस्ट और यू नो व्हाटएवर, ओरिएंटेशन कई बार पायलट की बिगड़ जाती है, देन इट विल बी डाइवर्टेड टू अ लैंड बेस्ड एयरफील्ड. उसको बोला जाएगा अच्छा ठीक है आप चले जाओ, आप बॉम्बे जाके लैंड कर जाओ. अच्छा.
So all that has to be done when you're training, right? Yeah. That's interesting. But ऐसा कोई सिग्नल वगैरह नहीं मिलता कि उसको फाइटर जेट को कि रडार से और समथिंग कि यहाँ पे है, राइट मुड़ जाओ, Yeah. कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं है फिर तो रनवे Yeah, but उसमें कंसेप्ट सेम ही है कि अगर मैं सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो एनिमी भी पिक कर रहा पे। है. ओ राइट. तो उसने होमिंग मिसाइल भेज दिया मेरे सिग्नल पे तो फिर आप उड़ गए ना. सो ऑफ कोर्स फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल यू कुड यूज इट, बट एक्चुअल पर्पसेस के लिए यू कैन नॉट यूज इट. सो व्हेन यू आर ट्रेनिंग फॉर द वॉर, तो फिर आप वो सब मतलब एक्चुअल वॉर टाइम सिनेरियो करके आप करोगे ना. गॉट इट. एंड जो आपने बोला कि जब लैंड कर रहा है एयरक्राफ्ट तो शिप भी चल रहा है, एयरक्राफ्ट भी चल रहा है, सो कभी स्टैंड स्टिल नहीं कर सकते, कभी भी थोड़ी बहुत स्पीड रखनी पड़ेगी. हाँ, स्पीड रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है कि आप मनूवर नहीं कर सकते शिप को ना, शिप ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. तो दैट इज स्टिल बैड बिकॉज बट इस केस में क्या है कि एटलीस्ट आप लीनियर आप उसको बता देते हो स्ट्रेट चल कि मैं से 230 डिग्रीज पे जा रहा हूँ, राइट. तो वो 230 डिग्रीज पे अपना एंगल लेके आएगा एंड देन समबडी इज डायरेक्टिंग हिम फ्रॉम द शिप. वो रेडार पे देख रहा है उसे, उसका भी रेडार है, राइट. बट उसको बोल रहा है कि तू थोड़ा नीचे आओ, ऊपर जाओ, हाँ ठीक है, इसी एक्सेस पे आते जाओ, इसी एंगल पे आते जाओ, एंड दे स्पीड कम करो, ज़्यादा करो. somebody is directing them from the aircraft carrier. Of course the pilot also has knowledge and all that, but then somebody is guiding him like any airport, right? Yeah. आप एयरपोर्ट पे देखा होगा कि somebody has to guide you, ATC. So there is a ATC on board a aircraft carrier and they are trained people who run this ATC. बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो ये सब पता करने में. कोई इंटरेस्टिंग कोई और चीज जो आप शेयर करना चाहो? मेरे तो मतलब क्वेश्चन खत्म ही नहीं होंगे. अच्छा, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे. चलो और दूसरी तरह की कहानी सुनाता हूँ. अभी तक हम प्लेन और ये सब कर रहे हैं, राइट. तो मैं जैसे बता रहा था, एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े बड़े शिप्स होते हैं, राइट. आप खाने पीने को यहाँ पे सब सबमरीन में अच्छा खाना मिलता है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर में और अच्छा खाना मिलता है. ठीक है, ऑफ कोर्स. तो वहाँ पे रोटियों की मशीन लगी हुई. यहाँ पे रोटी मैटिक अभी आया है. हमारे शिप्स में बहुत पहले से रोटी मैटिक थे जो हजारों रोटियां बनाते थे, राइट. सो ऑल दैट इज देयर. बट नाउ बीच बीच में कुछ और भी चीज़ें होती रहती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट विल कम फॉर अ विजिट. अच्छा. तो अब कहाँ आएगा वो? सबसे बड़े शिप पे आएगा. तो अब आ गए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट एक प्राइम मिनिस्टर आए, राइट. आप शिप पे आ गए और सुबह आ गए, उनको दिखाया गया कि क्या चल रहा है फ्लीट में, सबमरीन सेल कर रहे हैं. और आप पानी में हो, आप पानी में, लैंड के पास नहीं हो. लैंड के पास नहीं हो, हेलीकॉप्टर से उनको ड्रॉप कर दिया है. ठीक है. अब फ्लीट सेल कर रहा है और उनको दिखाया जा रहा है कि नेवी ये करती है और SSR कैपेबिलिटी और ये सब जो हम बातें कर रहे हैं उनको एक्चुअली दिखाई जा रही है. ही इज ऑन द शिप. अब दोपहर हो गई तो उनको बोला कि कुछ ड्रिंक और एनीथिंग यू रिक्वायर. तो थोड़े ओल्ड थे वो प्राइम मिनिस्टर. तो उन्होंने कहा मुझे कोकोनट वाटर चाहिए. अच्छा. ठीक है. अब हमें पहले बोल दिया गया था, तो मेरा एक कोर्समेट ही था जो इंचार्ज था बार का, राइट. सो वो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलती थी. आप इंजीनियरिंग तो कर ही रहे हो, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलेगी साथ में, मतलब एडिशनल ड्यूटी कहेंगे उसे, कि आप बार के भी इंचार्ज हो. तो इन्होंने सब तैयार कर लिया था कि अच्छा इनको इस टाइप की वाइन चाहिए, इस टाइप का वो चाहिए, सब स्टॉक कर लिया इन्होंने. अब मांगा कोकोनट वाटर. वो हो गई शिप पे, तो हो गई. तो कोकोनट वाटर अब नहीं था. कोकोनट मतलब कोकोनट चाहिए ना उसके लिए, तो वाटर कहाँ से आएगा? कोकोनट कैरी करा होना चाहिए आपने, राइट. तो अब इनकी जो मेरे कोर्समेट थे उन्होंने कहा अब क्या किया जाए. तो वो गए, हमारे बड़े एक्सपीरियंस सेलर्स होते हैं, राइट, हु आर लाइक तो एक मास्टर चीफ थे, बड़े सीनियर होते हैं. तो उनके पास गए कि मास्टर साहब अब इन्होंने वो मांगा है कोकोनट वाटर, आपके पास है क्या? आपने रखा था बार में? बोले आई विल मैनेज सर. आप और ये बिजी थे अपना, ये इंजन रूम में चले गए, कुछ काम था इनको, चले गए. उन्होंने भिजवा दिया कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर पी लिया गया. बोला बहुत अच्छा, एक और ग्लास सब हो गया. रात हुई, रात को फिर उन्होंने कहा कोकोनट वाटर, फिर कोकोनट वाटर सब हो गया. तो अब जब तक ये अपनी ड्यूटी करके आए तो पूछा मास्टर साहब ये क्या हुआ, कोकोनट लाए थे आप क्या? मैंने तो नहीं बोला था. बोला मैंने भी नहीं रखा था सर, बट हमने दे दिया कोकोनट वाटर. बोला क्या किया आपने? बोला कुछ नहीं सर, ये पानी ये देखिए मैं बनाता हूँ. उन्होंने ऐसे पानी डाला, उसमें आधे चम्मच चीनी डाली ब्राउन वाली, थोड़ा सा येलोइश वाटर हो गया ना, वो सर्व कर दिया था. सब खुश. मतलब ऐसा भी चलता है. नाइस. मुझे लगा कि वो कहीं लैंड पे जाके लेके आए.
हाँ, तो वो तो फिर लंबा हो जाता है ना, सम चॉपर विल गो, वो एक डेढ़ घंटा फ्लाई करेगा, कर सकते थे पर टाइम नहीं था ना, प्राइम मिनिस्टर ने मांगा है तो अभी पेश करना पड़ेगा। हमारे साथ भी मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे साथ प्रेसिडेंट हैड सेल्ड विद अस, हाँ जी, so we had gone for 4 hours for a sortie, so we dived, we fired a dummy weapon, ओके, surfaced and we came back. नाइस, वापस आए तो पूरा आज तक एनडीटीवी सब वहाँ साइड में खड़ा, तो अभी भी गूगल करके देखेंगे तो मेरी फोटोग्राफ पीछे कहीं आएगी, मैं देखता हूँ पीछे वाले। नाइस। तो वो सबमरीन में गए थे? हाँ जी, नाइस, नाइस। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट सेल विद अस। बहुत, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली में, और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, लाइक उतना पता नहीं होता डिटेल में, या फिर रिसर्च करके एग्जैक्टली पढ़ा जाए, और आई एम श्योर इससे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें होंगी विच आर कॉन्फिडेंशियल, तो वी कैन नॉट डिस्कस, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर सर्विस. This will be very interesting and helpful for everyone. So thanks for your time. Thank you so much. Thanks for inviting us. Yeah, it was great. आपने टाइम लिया हमें बुलाने के लिए, हाँ जी. and you know asking our experience. Thank you for that. बट लास्ट में मैं सही बोलूँगा कि अगर हम कनाडा की जर्नी शुरू करेंगे तो एक और हमें पॉडकास्ट लगेगा, बट एंड में जैसे मैंने बताया कि नेवल के जो यहाँ पे हैं उनका ग्रुप आपने बनाया हुआ है, कोई भी नेवल से अगर कनाडा इमिग्रेट करना चाहता है उनके लिए आपने डिटेल्स बनाई हुई हैं, तो हम लिंक दे देंगे, जिसको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी हेल्पफुल होगी, ठीक है ना? तो अगर डिमांड होगी जनता की तो वो पॉडकास्ट भी कर लेंगे कि नेवल से कोई कनाडा इमिग्रेट करना चाहता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ऑल्दो जो आपने लिंक बनाया वो बहुत डिटेल्ड ऑलरेडी है. ठीक है. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. थैंक यू.